सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है। चलिए, सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता। आप में से कितने लोग हैं जो सेकुलर हैं? हैंड रेज करेंगे कि हम सेकुलर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, सब सेकुलर हैं। चलिए, आइए समझते हैं कि सेकुलरिज्म का अर्थ एक्चुअली है क्या और हम लोग समझते क्या हैं, और भारत में इसको लेकर इतना विवाद क्यों है। क्योंकि एक नई डिबेट, मैंने आपको कल भी कही थी कि एक नई डिबेट भारत में है कि सेकुलरिज्म या नेशनलिज्म, है ना। हालांकि वो थोड़ा सा आपके ऊपर की बात हो जाएगी। इसको मैं मानता हूँ यूपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि सेकुलरिज्म या नेशनलिज्म। सीधा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्टली एस्से वगैरह में ये डिबेट बनती है। तो मैं एस्से की क्लासेस में इस निबंध को, इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ बहुत लेबोरेट करके। हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा 10-15 मिनट में लूंगा सेकुलरिज्म पे, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत होती है। देखो बच्चों, क्या है कि दुनिया में अगर हम देश को देखते हैं तो हमको 3 तरह के देश दिखाई देते हैं। एक तो होते हैं एथिस्ट स्टेट, जिनको हम बोलते हैं नास्तिक राज्य, जो धर्म के विरोधी होते हैं। वो कहते हैं हम धर्म के क्या हैं, विरोधी हैं। और इसका सीधा सीधा सा आप अनुमान लगा सकते हैं, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री होंगे, यानी कि जो मार्क्स की आइडियोलॉजी पर बेस होंगे, वो सारे देश जो होंगे वो आपके क्या होंगे, एथिस्ट होंगे, यानी कि आपके धर्म विरोधी होंगे। क्लियर? आप नाम ले सकते हैं यूएसएसआर का, चाइना का, क्यूबा का, है ना। ये जो नाम आप ले रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का, ये सारे नाम वो हैं जो धर्म के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि धर्म सार्वजनिक जीवन में ही नहीं, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में भी धर्म गलत होए। तो ये निजी जीवन में भी, अगर आप घर के अंदर भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, तो ये उसका भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। गेट माय पॉइंट? इसका उदाहरण आप देख सकते हैं चाइना में सिंगजियांग स्टेट में। चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है सिंगजियांग। सिंगजियांग में तुर्की मुस्लिम, है ना, तर्क, आपको मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे मिलेगी, और जो तुर्कमेनिस्तान है उससे उनका क्या है, इथनिक जुड़ाव है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से अटैच हो रहा है सिंगजियांग। तो वहां पर मुस्लिम फेथ को मानने वाले जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं चाइना से। वहां पर रोजे रखने की इजाजत नहीं है। आप जानते हैं कि रमजान का महीना होता है, उसमें रोजे नहीं रख सकते हैं। जो हम देखते हैं कि वो जो क्या बोलते हैं आप लोग, बियर, कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं ना वो आजकल, बियर्ड क्या बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, दाढ़ी तो हिंदी में हो गया, थोड़ा सा आजकल सो कूल डूड, है ना, वो वाला जो वर्ड चलता है ना, बियर्ड वगैरह रखना, सिर पे टोपी लगाना, ये अलाउड नहीं है। रिसेंटली कई विवाद भी हुए, कई मस्जिदें वहां पर गिरा दी गई, है, तोड़ दी गई, तोड़कर वहां पर जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स हैं वो बना दिए गए। ये आए दिन आप अगर देखेंगे, सिंगजियांग को थोड़ा पढ़ेंगे, चीन को जब पढ़ेंगे तो आपको ये आए दिन सुनाई देगा। इसी वजह से क्या है कि जितने भी आपके थेरेटिक स्टेट्स हैं, आप थेरेटिक स्टेट्स किसको बोलते हैं, एक तो हुआ आपका एथिस्ट स्टेट, दूसरा स्टेट हुआ आपका थेरेस्टिक स्टेट। थेरेस्टिक स्टेट्स वो हैं जो धर्म तंत्र संबंधी राज्य हैं, मतलब किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन बना लिया गया है। जैसे म्यांमार में बुद्धिज्म जो है वो उनका स्टेट रिलीजन है। वर्ल्ड में तकरीबन 55 कंट्री जो इस्लामिक नेशंस हैं, जो OIC के मेंबर हैं, उन सब का जो स्टेट रिलीजन है वो क्या आपका इस्लाम है। सऊदी है, UAE है, पाकिस्तान भी इसमें है, वो सब कंट्री जो OIC के मेंबर हैं। गेट माय पॉइंट? वो सब देश, जितने भी देश हैं, उन देशों ने कभी भी अपने यहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश नहीं होने दिया। इन सभी देशों में आप देखेंगे, किसी भी देश में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री भी अगर है तो वहां पर आपको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब वो एक धर्म को मानते हैं
और एथिस्ट स्टेट्स जो हैं वो मार्क्स की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मार्क्स कहा करते थे कि रिलीजन लाइक ए ओपियम, यानी कि जो धर्म है वो एक अफीम के समान है। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं, कोई इशू नहीं है। एक हो गए एथिस्ट स्टेट, कहते हैं कि हम किसी धर्म को मानेंगे नहीं, हम तो बल्कि विरोध करेंगे धर्म का। एकदम कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। फिर दूसरा जो आपका थेटिस्ट स्टेट है, जो थेटिस्टिक स्टेट है, यानी कि आपका धर्म तंत्र संबंधी जो राज्य हैं, वो कह रहे हैं कि हम केवल एक रिलीजन को मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, हमारा सिस्टम चलेगा, जस्ट लाइक सऊदी, यूएई, जो आपके इस्लामिक कंट्रीज हैं। फिर एक तीसरी कैटेगरी है, वो है सेकुलर स्टेट। कौन सा स्टेट, सेकुलर स्टेट, जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्षता ये कहते हैं कि हम रिलीजन के प्रति, यानी कि धर्म के प्रति एकदम से उदासीन है, न्यूट्रल हैं। उदासीन, उदासीन मतलब एक नेगेटिव सेंस कि ठीक है वो तुम्हारा मैटर होगा, हमें मतलब नहीं है, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर होगा, हमें मतलब नहीं है, हम तो तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे। गेट माई पॉइंट। इसका ताजा यानी कि अभी हालिया मामला क्या है, हालिया मामला है स्वीडन का। स्वीडन क्या कह रहा है कि आप हमारे यहां पर राइट टू स्पीच के लिए फ्री हैं, राइट टू एक्सप्रेशन के लिए फ्री हैं। आप कोई भी किताब हो, चाहे वो आपके क्या हो, गबन गोदान हो, हाँ कि नहीं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो कुरान हो, और चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। गेट माई पॉइंट। नहीं समझ वाली बात मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें जितना अधिकार गबन गोदान को जलाने का है, तुम्हें जितना अधिकार रामचरितमानस को या कुरान को जलाने का है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, जलाओ, हमें कोई इश्यू नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, हम तो धर्म की बात करते ही नहीं। धर्म जो है वो कैसा है, ये आपका पर्सनल फेथ है, इस समय लेना देना नहीं है। हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। नहीं समझ में, ऊपर से तो नहीं गई बात। स्वीडन में यही मसला था। एक व्यक्ति ने कहा जी मैं कुरान को जलाना चाहता हूं, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। वो बंदा पहुंच गया कहां पर, जुडिशरी में पहुंच गया। जुडिशरी ने कहा हमें क्या दिक्कत है, किसी भी किताब को जलाओ, हमें क्या मतलब ये किताब क्या है क्या नहीं है। गेट माई पॉइंट। उसने वो किताब जला दी, उसी पर बवाल हुआ है स्वीडन के अंदर, बोलो हाँ है ना। फिर इराक में देखने को मिला, हालांकि मैंने बताया भी था, आपको इशारा भी किया था कि इराक में ही क्यों प्रोटेस्ट ज्यादा देखने को मिले स्वीडन वाली घटना के बाद, सऊदी में क्यों नहीं, है ना, क्योंकि इराक के ही वो व्यक्ति था, कम्युनिटी था। दूसरा, इराक और सीरिया से ही फ्रांस की बात करें, स्वीडन की बात करें, जो माइग्रेशन हुआ है वो ज्यादा से हुआ है, ज्यादा हुआ है। एक बड़ी टेक्निकल समझने वाली बात है, अगर इस्लाम को विरोध करना था तो जो इनका लीडर बनता है सऊदी, तो सऊदी में प्रोटेस्ट होने चाहिए थे, नहीं हुए। तो यानी कि धर्म कभी भी राजनीति में बीच में नहीं आता है। सब देश चालाक हैं, धर्म का नाम लेते जरूर हैं, नहीं तो सऊदी को भी विरोध करना चाहिए था अच्छा खासा। स्वीडन से एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए थी, अपने यहां से एम्बेसडर को भेज देना चाहिए था, बोलो हाँ है ना। लेकिन किया सऊदी ने, नहीं किया। इराक में हंगामा हुआ, और वो भी वो देश जो इतने लंबे समय तक क्या रहा, एक सिविल वॉर में रहा। वहां कौन रहा, आईएसआईएस रहा, इस्टेब्लिश हो नहीं पा रहा है। कोई भी कंट्री जो इस्टेब्लिश है वो अपने यहां पर कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। इससे बात क्लियर हो रही है ना, नई बात समझ में आ रही है। इसलिए मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलता हूं कि धर्म ने हमेशा, राजनीति ने हमेशा धर्म को यूज किया है, नहीं तो राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई। इसी घटना से मैं बहुत सारी घटना बता सकता हूं, एक मैंने आपको इसी घटना से एक एग्जाम्पल दे दिया। आगे चले तो यूरोप ने तो क्या कह दिया कि हम धर्म के प्रति उदासीन हैं, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम विरोधी भी नहीं लेकिन हमें लगाव भी नहीं। एक होता है ना कि दुनिया में आग लग रही है तो लगने दो,
दुनिया एक भाव होता है ना, एक होता है कि नहीं दुनिया में आग क्यों लग रही है, मैं पानी डालूंगा। एक होगा जो आग लगाएगा। तीन कैटेगरी के लोग हो गए। एक तो हो गया कि मैं खुद माचिस लेके घूम रहा हूं, कहीं तो मिले मौका केरोसिन छिड़का हुआ, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। एक तो वो लोग हो गए। एक होगा नहीं नहीं दुनिया में आग नहीं लगनी चाहिए, हम पानी डालेंगे। एक होता है लग रही है तो लगने दो, लोग मर रहे हैं, तो ऐसे भाव के लोग होते हैं। तो वो ऐसे भाव के लोग हैं। वहां पर ऐसा भाव क्यों आया यूरोप में? क्योंकि यूरोप ने धर्म के आधार पर एक पूरा अंधकार युग को देखा। यानी कि एक पूरा का पूरा ऐसा देखा कि वहां पे हजारों लोग पर डे मारे गए। किस लिए? आपस में वहां पर क्या हुआ? धर्म युद्ध हुए, जिसको क्या बोलते हैं आप? केसेंट, है ना, सुना होगा अपने हिस्ट्री में। चलिए कोई बात, मैं उस पर ले जाना चाह रहा। वहां पर पोप का शासन रहा। वहां पोप राजा के बीच में झगड़े हुए, वॉर हुए, हाँ कि नहीं? चलिए मैं ज्यादा हिस्ट्री में ले जाना चाह रहा, बस इतना समझ लीजिए कि वहां धर्म ने क्या किया, एक अंधकार युग, यानी कि एक ऐसा ईरा जो डार्केज एज था, जिसमें 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 हजार लोग एक एक दिन में मार दिए गए। किस लिए? क्योंकि आपस में धर्म में झगड़ा चला था, कहीं और नहीं, क्रिश्चियनिटी के अंदर। जो क्रिश्चियनिटी के आप दो ब्रांचेस देखते हैं, उन ब्रांचेस के अंदर झगड़ा था, उनमें आपस में मर रहे थे लोग। वहां पोप की तानाशाही तक स्टैब्लिश थी। बोलो हाँ कि ना? आपने एक मूवी देखी होगी 300, पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी, स्पार्टा, है ना? तो वो जो उसमें स्पार्टन का वो हीरो दिखाया गया था, नाम भूल गया मैं उस राजा का, शायद नहीं याद है, क्या नाम है? 300 मूवी नहीं देखी आपने? अरे यार इतनी प्यारी मूवी थी, हॉलीवुड मूवी। चले कोई नहीं। उसमें राजा को अनुमति लेनी पड़ती थी, किससे? चर्च से जाकर। जब चर्च परमिशन देगा तब वो वॉर करेगा, अगर चर्च परमिशन नहीं देगा तो वो वॉर नहीं करेगा। गेट माय पॉइंट? तो वहां यानी कि धर्म का क्या था? कंट्रोल था पूरा। किसके ऊपर? राजनीति के ऊपर। झगड़ा इस बात का भी हुआ वहां पर कि राजा की चलेगी या धर्म की चलेगी। बोलो हाँ है ना? लेकिन जैसे ही वहां पर रेनेशा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण ने क्या किया, इनके आपका क्या पुनर्जागरण कब हुआ? जब वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी क्या था? ह्यूमन को एक विवेकशील व्यक्ति मानना। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब तक वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, जब तक वहां पर पुनर्जागरण नहीं हो रहा है, वो क्या मान रहे हैं? लोग बेवकूफ भी होते हैं, तभी वो दास प्रथा का क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो का अगर आप दर्शन देखेंगे तो कहते हैं कि दास वो होता है जो विवेक शून्य होता है। और बेटा इतनी स्थिति हो जाती है कि प्लेटो तो ये तक कह देता है कि जो पत्नियां होती हैं ना, वो अल्प विवेकशील होती हैं। मतलब वो महिलाओं को सबको क्या मानता है? कम बुद्धि वाली। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्लेटो बोल रहा है, ठीक है ना? और दास को बोल रहा है विवेक शून्य, और बच्चे को क्या बोल रहा है? अल्प विकसित माइंड, अंडर डेवलप्ड माइंड। तो पति को कह रहा है कि पति जो है पत्नी को प्रतिनिधित्व देगा, नेतृत्व देगा। बेटा ऊपर की क्लास लेके तो बता देना, है ना? मैं बहुत हाई लेवल पे लेके नहीं जा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं इस टॉपिक पर, तो मैं इसको 3 घंटे तक इसी टॉपिक को पढ़ाता हूं, है ना? मुझे यहां पर थोड़ा सा क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस बहुत है इस टॉपिक को लेकर, है ना? इस वर्ड को लेकर हम कंफ्यूज बहुत रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये वेस्ट हो गया साहब, है ना? वेस्ट। तो वहां पर क्या हुआ? धर्म को एक अच्छी तरह नहीं देखेंगे लोग। जब धर्म ने उनके ऊपर क्या की हो? डिक्टेटरशिप की हो, तानाशाही की हो, लोगों को परेशान किया हो, लोगों को मारा हो, तो वहां धर्म को कैसे देखेंगे? बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आएगी। बोलो हाँ कि नहीं? बात नहीं आ रही? तो जब बेटा वहां पर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, यानी कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो जरूरत पड़ती है किसकी? उस दास की। किसके अंदर? इंडस्ट्री के अंदर। तो कहा नहीं भाई, ये विवेक शून्य नहीं है, ये भी अपना सोच सकता है इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको फिर मजदूर बना दिया गया। उस दास को वहां से निकाला, क्या बना दिया गया? वर्कर बना दिया गया, और विवेकशील मान लिया गया। विवेकशील जब माना, तो जब विवेक की बात होगी तो फिर वो क्या होगा? अंधविश्वासों से, धर्म से, सबसे दूरी बनाने लगेगा।
तो वहां पर एक अलग रूप निकल कर आया। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर आए, उसमें उन्होंने राइट टू स्पीच को जगह दी, है ना, यानी कि बोलने की आजादी को जगह दी, लिबर्टी को जगह दी, फ्रीडम से ज्यादा लिबर्टी पर फोकस किया। जैसा आप देखिए ना, इट्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कहां पर, अमेरिका में, तो वो उसी कॉन्सेप्ट से निकला। अब इधर भारत में आ जाओ भाई। महात्मा गांधी का भी कहना यह था कि जिस तरह का धर्म का मैटर रहा है वेस्ट में, वैसा धर्म का मैटर हमारे यहां पर नहीं है। हम धर्म से दूरी बनाकर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे यहां धर्म का वो रूप देखने को नहीं मिला। हमेशा हमारे यहां पर क्या हुआ, राजा जो थे, आप कभी भी देखेंगे पुराने राजाओं को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता, राजा बैठता था, राजा के पास मंत्री और राजगुरु बैठता था, जिसके पास धर्म दंड होता था, है ना, और राजा क्या करता, उससे सलाह लिया करता था, लेकिन अंतोगत्व निर्णय किसका होता था, राजा का होता था। चाहे आप मनुस्मृति को पढ़ो, चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ो, उन्होंने राजा के लिए बताया तो राजा इनका पालन करे, लेकिन राजा के ऊपर शासन नहीं किया, रूल नहीं किया, राजा ही सर्वोपरि था। बोलो हाँ है ना। बस राजा जो है वो वेलफेयर के अकॉर्डिंग, सबके कल्याण के अकॉर्डिंग काम करे, तो उसके ऊपर धर्म को आधार बनाकर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कि राजा क्या ना हो, निरंकुश ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई। तो बेटे जब मैं इस बात को बोल रहा हूं आपको राजा को लेकर, तो हमारे यहां पर बेटे तो पहले बात समझिएगा, जो धर्म शब्द है, यानी कि जो हम धर्म शब्द की बात कर रहे हैं, रिलीजन है ना, धर्म, तो धर्म शब्द का अर्थ भी वो नहीं है जो हम लोग सोचते समझते हैं। अगर हम सामान्य अर्थों में, यानी कि नॉर्मल अगर टर्म में बात करते हैं, तो धर्म का अर्थ क्या लिया जा रहा है, सामान्य अर्थों में। सामान्य अर्थों में अगर धर्म का अर्थ लिया जा रहा है, इन जनरल टर्म, क्या बोल रहे हैं हम लोग, मजहब, है ना, या पंथ, मजहब या पंथ से ले रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका क्रीड, समझे ना, क्रीड, यानी कि पंथ से ले रहे हैं, हम मजहब से ले रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय दर्शन को देखें, यानी कि भारतीय दर्शन पे अगर हम गौर करते हैं, तो भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी जो है, वो धर्म का जो अर्थ ले रही है, वो ले रही है सर्व कर्तव्य पालन। क्या ले रही है, सर्व कर्तव्य पालन, यानी कि स्वयं का कर्तव्य पालन। नहीं बात समझ में आ रही है। इसका हिंदी है बेटा, सर्व कर्तव्य पालन, मतलब मेरा क्या कर्तव्य है, हाँ कि ना। आप चाहे भगवत गीता की बात करो, चाहे आप मनुस्मृति की बात करो, चाहे आप रामचरितमानस की बात करो, चाहे आप गांधी की बात करो, अरविंद की बात करो, विवेकानंद की बात करो, इन्होंने धर्म को इसी अर्थ में लिया, इसी मतलब में लिया। क्लियर, सबका नाम इसी में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं, कि धर्म जो है वो बना है किससे, ध्री धातु से, और ध्री धातु का मतलब क्या हुआ, धारण करना, एक्सेप्ट करना, धारण करना। किसको धारण करना, अपने कर्तव्यों को। और हमारे यहां पे क्या वर्ड निकला, राज धर्म का पालन करो। हमारे यहां वर्ड क्या निकला कि हम पति धर्म का पालन करें, हम पत्नी धर्म का पालन करें। बोलो हाँ है ना। राज धर्म तो अक्सर सुना हुआ आपने पॉलिटिक्स में, जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने नसीहत दी थी मोदी जी को कि आप अपने राज धर्म का पालन करें। बोलो हाँ है ना। विद्यार्थी धर्म, आपने बहुत सारे बेटे श्लोक भी सुने होंगे, है ना, कि विद्यार्थी के पंच लक्षणम, तो विद्यार्थी का धर्म है कि इन पंच लक्षणों का क्या करे, पालन करे। का चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी, है ना, यही है ना। नहीं सुना, ये नहीं सुना आपने नहीं सुना, या अल्लाह, इंडियन ही हो ना,
इंग्लिश मीडियम से हो, तब इससे क्या फर्क पड़ता है? संस्कृति संस्कृति है नहीं? ये तो हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। चलिए मैं सुना देता हूं आपको। काक चेष्टा वको ध्यानम अल्पहारी ग्रह त्यागी, यही है। स्वान निंद्र ततेव च, मतलब काक जैसी चेष्टा, हर समय जानने की इच्छा, ये विद्यार्थी का लक्षण। कम खाने वाला, ये नहीं कहा मुर्गे दिख गए तो दबा दिए, ये नहीं है ना। अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी से मतलब घर छोड़ने वाला नहीं, घर की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट न लेना। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी याद आ रही है, ये नहीं है ना। या किसी का फोन आ गया, बस तकलीफ में हूं, पूछो मत, तुम्हारे बिना कैसा है मौसम, ये तुम ही जानो या मैं जानू, है ना। चलिए, कि क्या मिजाज है तेरे शहर का, मेरे शहर का मिजाज तो ठीक नहीं है ना, वो वाली कहानी नहीं है ना। अल्पहारी गृह त्यागी स्वान निद्रा, कौ है ना, डॉग जैसी निद्रा। मतलब ये नहीं अलार्म बज रहा है, पूरा हल्ला कर रहा है, हमें सुन नहीं रहा, अलार्म बजा ही नहीं, सुबह देखा बजा तो था, आंख नहीं खुली, है ना। चलिए, तो हमारे यहां बेटा धर्म का अर्थ क्या लिया? धारण करना, कर्तव्य को पालन करना, ठीक है ना। अरविंद है बेटा, अरविंद है, विवेकानंद हैं। आप जितने बेटा भारतीय अगर दार्शनिकों को देखोगे, जो भी रहे हो, चाहे प्राचीन में रहे हो, चाहे वर्तमान में रहे हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखोगे, अब देखिए कितना कंफ्यूजन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, और पूरी किताब में राजनीति पे चर्चा है। कंफ्यूजन पैदा कर रखा, नहीं कर रखा? अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का जिक्र होना चाहिए था, पैसे की बात है, लेकिन सारी चर्चा किसकी? राजनीति की। तो ये हैं चीजें, है ना, इस तरह की बातें हैं। चलिए, तो बेटा ये धर्म का, लेकिन हम जब बात करेंगे, हम इसी से बात करेंगे, है ना, इसी को लेंगे कि धर्म का जो सामान्य अर्थ में चल रहा है, वो इसी से, मजहब और पंथ से लेंगे। ओके, इसको छोड़ देते हैं भारतीय दर्शन को। तो कल कोई पूछ रहा था ना, धर्म का अर्थ में से पूछ रहा था कोई, कल क्लास में बोल रहा था कि धर्म और पंथ में क्या अंतर है। बेटा यही अंतर है। ओके, अब एक ये भी डिबेट है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों नहीं लिखा संविधान के अंदर, पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा, है ना। तो बेटा वो यही अंतर है, लेकिन इसमें जाना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कहो, पंथ निरपेक्ष कहो, सामान्य भाषा में, सामान्य अर्थ में एक ही बात है। ओके, बोलो हाँ है ना। आगे चले बेटा, इनका सबका क्रीड, मजहब क्या है? मजहब क्या है? अब देखो बेटा क्या है ना, इसमें भी क्या है ना, अगर हम मतलब बेटा बहुत गहराई की बातें हो जाती है ना जब हम मजहब की बात करें, है ना। ये भी वेस्टर्न उर्दू का वर्ड हो गया, है ना, बाहर से आया हुआ वर्ड हो गया। एक्चुअली में जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदुइज्म जो है इसमें सेट ही नहीं होता मजहब वाले वर्ड में। बात समझ में आ रही है? क्यों सेट नहीं होता? क्योंकि मजहब के लिए जरूरी क्या होता है? एक सा फेथ होना, जिसका एक क्या हो? ईश्वर हो, एक जिसकी किताब हो, एक जिसके क्या हो बेटा आपका कोई धार्मिक स्थल हो, एक जिसके क्या हो धार्मिक क्रियाकलाप हो, उसको हम क्या कहेंगे? मजहब कहेंगे। गेट माय पॉइंट? अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो सब क्या कहेंगे? मोहम्मद साहब पैगंबर एक है, बोलो हाँ कि ना, पैगंबर एक हुआ। होली कुरान, हाँ कि ना। सब जाते हैं मक्का मदीना, और बेटा 5 वक्त की नमाज। आप जाओ किसके अंदर? क्रिश्चियनिटी के अंदर जाओ, तो वो क्या बोलेंगे? ईसा मसीह ने किया, बोलो हाँ है ना। किताब भी बाइबल, वो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का विवाद है, लेकिन है तो बाइबल ही, बोलो हाँ कि ना। उनका बेटा एक स्थान भी है कि हमको कहां जाना है? चर्च में नहीं, चर्च तो बेटा सब जगह है, जेरूसलम जाना है, ठीक है ना। उनका अपना एक वो चर्च के जाने का तरीका है। हम सिखिज्म को देखते हैं, वहां भी एक ही फेथ है, लेकिन हिंदुइज्म में है क्या? आप बता दो कोई एक किताब आपकी हो जिसको आप सब मानते हो, हाँ कि नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू जो है, हिंदू शब्द जो है, वो धर्म को डिटरमाइन नहीं करता, वो एक पूरे क्षेत्र को डिटरमाइन करता है, जो एक जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। नहीं बात समझ में आई? ना तो आपकी बेटा एक किताब है, ना आपकी एक गॉड है अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, ना ही कोई एक धार्मिक स्थल है। भाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाई आपका सिख कहां पर जाए? अमृतसर जाना चाहेगा, स्वर्ण मंदिर जाना चाहेगा। हिंदू से पूछो कहां पर जाना चाहेगा, कोई कहेगा मुझे तो 4 धाम की यात्रा करा दो, कोई कहेगा अमरनाथ महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा आई डोंट नो, कोई कहेगा वो जैन महाकाल, कोई बिहार में बताओ कौन सी जगह? गया,
है ना। गया का बड़ा स्थान है बिहार का, मतलब पूरे देश में गया के लोग बहुत तारीफ की, मुझे गया जाके पिंड दान करना है, मतलब ये एक है पूरे देश के अंदर से। तो हर जगह एक नहीं है। तो रियलिटी में मजहब के लिए जरूरी है, लेकिन सामान्य अर्थों में ले लो, है ना। बेटा बहुत गहरे में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी इस टॉपिक में ना, क्योंकि फिर ये मेरा टॉपिक लंबा हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? बोलो हाँ है ना। तो हम इसको बेटा धर्म का अर्थ इसी से ले रहे हैं। तो पंथ कह लो, मजहब कह लो, एक ही बात। मतलब जब हम एक विचार को एक जैसे लौकिक परलौकिक क्रियाकलाप के करने वाले लोगों के एक सेट को देखते हैं, तो उसको हम मजहब या पंथ से सामान्य अर्थों में डिफाइन कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोग तिलक लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि ये हिंदू पंथ से जुड़ा व्यक्ति है, हिंदू संप्रदाय से जुड़ा व्यक्ति है। हाँ कि ना। हमने देखा कुछ लोग टोपी लगा रहे हैं, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं, तो हम कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा, मुस्लिम पंथ से जुड़ा व्यक्ति है। हाँ कि ना। पग पहनी हुई है वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, तो हम बोल दिए सिख संप्रदाय से, ऐसे हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत डेप्थ में मत जाओ, इतना समझो। क्लियर। अब आगे चले। बेटा भारत में मैंने क्या कहा, भारत में उस तरह का इश्यूज नहीं था जिस तरह का इश्यूज कहां पर है आपका, वेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो जब बेटा हम पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो पंथ निरपेक्षता बेटा आपका क्या, एक तो वेस्ट यानी कि पाश्चात्य। बेटा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मैं हाथों हाथ इंग्लिश बोलता रहता हूं, आपने नोट करा होगा, कोई भी मेरा वर्ड नहीं छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी कहीं लगे ना कि कोई वर्ड ऐसा है सर, तो बोल दिया करो सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना। क्योंकि बेटा जो धारा प्रवाह होता है ना, उसमें कई बार छूट जाता है ना इंडियन। और एक काम आप कर लो ना, ये मेरी पीपीटीज जो है ना, इसमें बेटा दोनों मीडियम में लेके चलता हूं, इधर हिंदी रहता है इधर इंग्लिश, तो उनको आप पहले ही ले लो, भाई से बात कर लेना, बच्चों को पहली सारी पीपीटी भेज दो पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है ना। तुम अपना पीडीएफ खोल के बैठ जाया करो, है ना सर। आपको कोई वर्ड में दिक्कत तो हाथों देखते भी रहो, है ना। लेकिन मेरी पीडीएफ में बेटा कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पे अपना जितना मैं बताऊं उतने हिसाब से अपना बना लेना, फ्रेम कर लेना। क्लियर। बोलिए हाँ ये ना। इससे अच्छा भी रहेगा तुम पहले से देखकर भी आ जाओ कि कल ये टॉपिक होने वाला है, उसको एक बार हल्का सा देखते हुए आ गए। हम बेटा वेस्ट की बात करें, तो वेस्ट ने तो क्या किया, जो धर्म है यानी कि जो पंथ है उससे क्या रख दी, बराबर दूरी रख दी। ये क्या हो गया बेटा आपका, उदासीन हो गया। और उदासीन होने की वजह आप जान गए, मैंने बता ही दिया उदासीन क्यों है, क्योंकि उन्होंने धर्म के उस रूप को देखा जिस रूप में उनके यहां पर अत्याचार हुए। भाई भारत में अगर आप देखते हैं, भारत में आपने देखा बुद्धिज्म को लेकर भारत में विरोध है क्या, जैनिज्म को लेकर विरोध देखने को मिलता है क्या, नहीं। सिखिज्म को देखने को मिलता है क्या, नहीं। लेकिन एक फेथ को देख के मिलता है आपको देखने को विरोध। क्यों? क्योंकि जब आपका किसी एक रिलीजन से आमना सामना हुआ तो वो एक आक्रामक के रूप में हुआ मुलाकात, बस इतनी सी बात है। कोई भी रिलीजन बुरा तो है ही नहीं, अगर उसके आप बेसिक प्रिंसिपल्स में जाओगे तो नहीं है। लेकिन बात तो क्या होती है बेटा, पढ़े लिखे लोगों की बात अलग है। मैंने कुरान को पढ़ा तो मैं समझ गया कि नहीं, उसका बेसिक फंडामेंटल ऐसा नहीं है जैसा हमने देखा। लेकिन कॉमन पब्लिक तो क्या देख रही है, हाँ कि नहीं, कि एक आक्रामक के रूप में आया, यानी कि एक रूलर लेकर आए, कौन से जो हम पर अटैक किए थे, तो उनके दिमाग में क्या आया कि ये जो है इस्लाम इस तरह से है। इसलिए हमको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर भारत का आमना सामना अगर उपदेशों के माध्यम से इस्लाम से होता तो शायद उस प्रकार का विरोध नहीं होता। बात समझ में आई? में बात हो नहीं, बात समझ में आई? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इस्लाम अगर इतना मतलब जैसा यहां भारत में माने चलती है तो इतने देश में इस्लाम फेथ क्यों होता। गेट माय पॉइंट? तो बेटा बात डिपेंड ये करती है कि आपके साथ किस तरह से उसका आमना सामना हुआ, बात ये है, हाँ कि ना। तो उनकी बेटा गलती नहीं है कि वो धर्म से बराबर दूरी बना दी, क्योंकि उन्होंने धर्म को अलग रूप में देखा, हाँ कि ना। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। इसी वजह से बेटा पब्लिक में अलग मैटर जाता है। देखो हम लोग हैं पढ़े लिखे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम दिमाग को खोल रहे हैं, लेकिन कॉमन पब्लिक ये बातें नहीं समझती, वो जनरल सी बात करेगी। ये एक बड़ा रीजन है, बड़ा कारण है। चल आगे चले। तो बेटा वो उदासीन हो गए। हमने कहा नहीं जी, हम धर्म
और राज्य में, ये तो हो गया बेटा एक तरीके से दूरी, यानी कि निगेटिव सेंस दे रहा है, ये निगेटिव सा हो गया। हमने कहा हम लेके नहीं चल सकते अलग। हमने कहा हम धर्म और राज्य दूर दूर चल ही नहीं सकते, हम तो साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने धर्म को हमेशा राज्य को सपोर्ट करते हुए देखा है। हमने हमेशा क्या देखा कि रिलीजन जो है राज्य को सपोर्ट कर रहा है। बेटा ऊपर से जा रहा हो तो बताओ, समझ में आ रही मेरी बातें? हमने क्या देखा कि जो हमारा रिलीजन है, रिलीजन क्या कर रहा है, स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। चाहे बेटा वो स्टेट हो और चाहे धर्म हो, दोनों का मकसद क्या है कि जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो मेंटेन रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था चले, यहां किसी तरह का कोई रिवोल्ट ना हो, विद्रोह ना हो। बोलो हाँ या ना? धर्म भी तो यही कार्य कर रहा है भाई। जिस समय राज्य बहुत प्रभावी नहीं था, तो धर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति धार्मिक जीवन को व्यतीत करता है, पूर्ण रूप से धार्मिक होता है, बेटा उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी पछतावा नहीं है। वो कहता जो तू दे, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू भेजे सरकार, मुझे वो सब है स्वीकार। ये व्यक्ति कौन बोलेगा? जो पूर्ण रूप से धार्मिक होगा। उसके जीवन में अगर कष्ट भी है तो वो क्या सोचेगा, मेरे पुराने जन्म के कर्म होंगे, हाँ कि ना? वो शांत रहेगा। बोलो हाँ कि ना? वो क्या कहेगा, मुझे अगला जन्म अच्छा करना है। वो बेटा परलौकिकता में खोया रहता है हर समय। कुछ दुख होता है, जाके भगवान के सामने, ठाकुर जी का होगो, है नहीं, वहां जाके बैठ जाएगा, रोएगा, ठाकुर जी कुछ करो, ये करो। वो बेटा अलग भाव में रहता है, वो परलौकिकता में रहता है। उसके जीवन में कष्ट है तो उसने यही इच्छा होगी ठाकुर जी की, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। मार्क्स नहीं कहते ऐसा। मार्क्स कहते हैं कि इस पूंजीपति ने तेरा शोषण किया है और धर्म की तुझे चटनी चटा दी है, कि तेरे जीवन में जो कष्ट है ना, तुझे क्या बोल दिया कि तेरे कर्मों का रंग, कर्म कुछ नहीं है, इस पूंजीपति ने पहला छीना है, छीन इससे वापिस। ये मार्क्स बोल रहे हैं। गेट माई पॉइंट? हमारे यहां ऐसा है नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या, व्यवस्था बनाना। अब धर्म क्या कर रहा है, आपको नैतिक बना रहा है। राज्य भी चाहता है आपको नैतिक बनाना, लेकिन अंतर है, ये बेटा मोरलिटी वाला नैतिक चाह रहा है और ये आपको बेटा एथिक्स वाला चाह रहा है। राज्य चाहता है कि तुम पर्सनल लाइफ में कुछ करो, मतलब नहीं है, लेकिन जैसे सोसाइटी में आओगे, तुम अपने रूम में ड्रिंक करो और हल्ला करो, तुम अपने रूम में ड्रिंक करो, हल्ला करो, लेकिन इतना हल्ला मत करो कि दूसरे मोहल्ले वाले डिस्टर्ब हो। कोई दिक्कत नहीं है राज्य को। राज्य को दिक्कत कब आती है कि आपकी जब पर्सनल लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेरेंस करती है। ना, आपने देखा होगा पुलिस वाले मोस्टली उस जगह ज्यादा खड़े होंगे जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता होगा, जहां ज्यादा पॉश एरिया होगा। गली मोहल्ले में पुलिस वाले चालान नहीं काटते। अगर तुम वहां कैसे भी लहरिया बनाते हो, बाइक चला रहे हो, तो पुलिस वाले फर्क नहीं पड़ता, वो देखते भी नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहां पर तुम्हारी लहरिया बनाने से क्या हो रहा है, ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है। अब तुम तो लहरिया क्यों बना रहे हो, कि फालतू के ब्रेक लगाने हैं, क्योंकि पीछे कोई है। गेट माय पॉइंट? तुम्हें तो फालतू का लहरिया बनाना है, फालतू के ब्रेक्स लगाने हैं। अब तुम तो भैया ब्रेक लगा लगा के एंजॉयमेंट करना चाह रहे हो अपनी जिंदगी को, लेकिन दूसरों को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ कि ना? तुम ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, अपने लिए जीवन के लिए तो खतरा हो ही, तुम दूसरे के जीवन के लिए भी खतरा हो। बोलो हाँ ना? अब ट्रक वाला अगर ड्रिंक करके गाड़ी चलाएगा तो सोचो क्या हो सकता है। हाँ कि ना? बाइक वाला तो मरेगा, चोट मारेगा तो नहीं होगा, लेकिन ट्रक वाला अगर हो तो कई गाड़ियों को लपेट देगा। तो राज्य क्या करेगा? दिक्कत आएगी नहीं आएगी? बोलो हाँ कि नहीं? तो बात यहां पर यह है कि धर्म कोशिश कर रहा है कि मोरलिटी, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, शराब सेवन नहीं करना चाहिए। कौन चाह रहा है? धर्म चाह रहा है शराब नहीं पीना चाहिए। राज्य भी चाह रहा है ना शराब नहीं पीना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो हम ये कहते हैं, गांधी जी इसी बात को तो बोलते थे
कि राज्य की सहायता करता है धर्म। तो अगर कोई व्यक्ति नैतिक होगा तो वो सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक होगा। बोलो हाँ या ना। वो बात अलग है कि मुंह में राम बगल में छुरी, एक ये भी सिद्धांत है। दिखाने को तिलकधारी, दिखाने को हम क्या कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हम मस्जिद जाने सबको जाने हैं, लेकिन अनैतिकता का प्रसार भी वही कर रहे हैं। वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो रियलिटी में होगा, रियल मायने में धार्मिक होगा, तो बेटा वो सब जगह कहां पर होगा, व्यवस्था के साथ चलने वाला होगा। बोलो हाँ कि ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो पर्सनल लाइफ में तो बड़े धार्मिक बनते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आते धार्मिकता, सारी नैतिकता खत्म हो जाती है। हाँ कि ना भाई। अगर जो व्यवस्था सीट बेल्ट लगानी है गाड़ी के अंदर बैठकर, हेलमेट लगाना तो लगाना है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था है, तुम्हारे लिए भी औरों के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, सीट बेल्ट, यहां तो हर सारे नियम, बाहर निकलते सारे नियम खत्म। घर मंदिर साफ सुथरा, मस्जिद साफ सुथरी, कूड़ा बाहर करेंगे। बोलो हाँ कि ना भाई। पान खा रहे हो, जब तुम मंदिर में, घर में नहीं थूक रहे हो, मस्जिद में नहीं थूक रहे हो, तो बाहर सड़क पे क्यों? अंडरस्टूड। तो ये यानी कि कहीं ना कहीं ये भी दोहरे मापदंड है। चलिए मैं कुल मिला के बात कर रहा हूं, जो रियल मायने में धार्मिक होगा वो नैतिक होगा, नैतिक होगा तो सार्वजनिक जीवन में नैतिक होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? गांधी बोल रहे हैं। मैं गांधी का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं, और ये गांधी नहीं, ये विवेकानंद भी बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं, लेकिन हम गांधी से बहुत प्रभावित है, इसलिए गांधी का नाम आप बार बार जिक्र कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, है ना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी गांधी का जिक्र है, जब हम डीपीएसपी को पढ़े वहां गांधी का जिक्र है। बोलो हाँ या ना। चलिए तो बेटा ये एथिक्स और मैं मोरालिटी की बात, तो हमने कहा कि धर्म जो है वो तोड़ता नहीं है बल्कि जोड़ता है, राज्य की सहायता करता है। और हम अपने प्राचीन समय से देखें वही होता आ रहा है, वही होता आ रहा है। तो यही बात किसने बोली थी दोस्तों? महात्मा गांधी बोल रहे थे कि भारत में पंथ निरपेक्षता की बात है ही नहीं, भारत तो ऑटोमेटिकली क्या है बेटा, ये जो पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज कर रहे हैं वैसा तो है नहीं ना हम लोग, तो जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हो इस शब्द को यहां पर? इसने ही दुविधा पैदा करी। अब बात समझो आगे, भारत में संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ? हम राज्य को पंथ निरपेक्ष बोल रहे हैं, समाज पंथ निरपेक्ष है नहीं, समाज पंथ निरपेक्ष आपने बनने नहीं दिया। क्यों? जैसे ही पॉलिटिक्स होती है, जैसे ही चुनाव होते हैं, राजनीति होती है, वो किस पर होती है? ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव के मुद्दों तक लेकर सब जगह क्या होगी? धर्म के आधार पर कि राम लला हम आएंगे, इंशाल्लाह मंदिर यहीं बनाएंगे। बोलो हाँ या ना। यहीं बनेगी मस्जिद, यहीं बनेगा मंदिर। बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल एक थोड़ी ना है। ये तो ठीक है तुम्हारी बीजेपी दिख रहा होगा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा तो नेहरू से भी जमाने का पहले का, यानी कि आजादी से पहले का, गोविंद बल्लभ पंत पहली बार उठाए थे इस मुद्दे को। अब इतिहास जब पढ़ते हैं तो अरे बाप रे क्या मैटर था। बोलो हाँ कि ना। और आप क्या कर रहे हो जब वो, समझ में आ रही है ना? चलिए बेटा जहां लगे ना सर ऊपर से जा रही है, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना। आप देखो जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो जब कांग्रेस में एक तो थे वो उदारवादी, याद आ रहा है, जिनको हम लोग लिबरल बोलते हैं, वो अनुमय विनिमय की राजनीति कर रहे थे। लेकिन जब वो गरम दल वाले आए, लाल बाल पाल, तो उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया? धार्मिक आयोजन शुरू किए, दुर्गा पूजा, ये वो, है ना। और मकसद क्या था कि धार्मिक आयोजन करेंगे और धार्मिक आयोजन में लोग आएंगे, उनको हम नेशनलिटी की फीलिंग देंगे। बोलो हाँ है ना। शुरुआत तो यहीं से गलत हो गई ना, कि तुमने धार्मिक आधार पर राज्य के काम को लिया। फिर एक खिलाफत आंदोलन चला था, गांधी जी ने उसका समर्थन क्यों किया? अगर तुम सेकुलर की बात कर रहे थे तो। बोलो हाँ कि ना। तो यानी कि आप बेटा सुनारी में बातें, बेटा नहीं आप समझे नहीं बात को, पकड़े ये बात नहीं पकड़े। क्या पकड़े बताओ? फिर अभी भी सेकुलर का अर्थ नहीं समझिए आप इसका मतलब। क्या मतलब है सेकुलर का? बेटा वेस्ट, हम इंडियन तो हम जबरदस्ती चिपका रहे हैं पंथ निरपेक्ष को। वेस्ट क्या कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य वो है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई?
आप वो कैसे बना रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन? वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे हैं किसके ऊपर? लिबर्टी के ऊपर। क्लियर? उन्होंने धर्म का जिक्र ही नहीं किया अपने संविधान में कहीं भी। समाज को कंफ्यूज तो नहीं किया ना। हमारे यहां पर क्या हो रहा है, वो शब्द पंथ निरपेक्ष घुसाया है, अब उसका फिर हम अलग अर्थ निकाल रहे हैं। उसका अर्थ ये है थोड़ी, हम तो बना रहे हैं कि हमारे यहां पंथ निरपेक्षता ऐसी ऐसी ऐसी। क्या जरूरत थी शब्द को लगाने की जब संविधान निर्माताओं ने नहीं लगाया? कंफ्यूजन, ये जो तुमको कंफ्यूज हो रहा है बेटा, यही कंफ्यूज पूरी सोसाइटी में है, भारतीय सोसाइटी में। गेट माय पॉइंट? और अगर ये शब्द इतना ही प्यारा था तो बेटा संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्री मरने क्यों लगाया? अंबेडकर जी ने मना किया था कि जरूरत ही नहीं, हमने दे दिया आर्टिकल 25। आपके यहां तो एक थोड़ी, जब कह दिया सब धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, बात खत्म हो गई। जरूरी है कि सेकुलर बोलना कि राज्य बराबर दूरी लेकर चलेगा, जबकि राज्य लेकर चल नहीं पा रहा। यही कंफ्यूजन हो रहा है बेटा भारत में। बात समझ में आई बात? भाई ये तो क्लियर हो गया ना कि हमको धर्म की बातें नहीं करनी राज्य के मैटर में। हम क्या कह रहे हैं, अब हम उसकी बेटा अलग डेफिनेशन गढ़ रहे हैं, हम बना रहे हैं कि हमारे यहां पंथ निरपेक्ष वैसा नहीं है जैसा वेस्ट में है। जबरदस्ती कर रहे हैं ना। क्या जरूरत है शब्द को लगाने की? सिंपल सा शब्द था हमारे यहां पर, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ जैसा व्यवहार, बात ही खत्म थी। क्या जरूरत थी पंथ निरपेक्ष शब्द लगाने की? बात डिबेट ये है। मैं विरोधी नहीं हूं किसी वर्ड का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि समाज में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं उस पर जा रहा हूं। अभी समझोगे, अपनी बात सुनते रहो। अब बेटा वो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर दिया, उससे पहले लाल बाल पाल ने धार्मिक गतिविधि। अब देखो धर्म के माध्यम से राज्य की गतिविधियों में जोड़ने का प्रयास हो रहा है, तो समाज को कंफ्यूज कर रहे हो ना। नहीं तो आप केवल ब्रिटिश विरोध करते कि ब्रिटिश तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर चलते कि हमें देश में आजादी लानी है, हमको सॉवरेनिटी लानी है। लेकिन वो जानते थे कि भारतीय समाज धर्म से शासित होता है, और जब तक हम धर्म की बात नहीं करेंगे वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। नेता चालाक हैं, नेता समझदार हैं, नेता को सब पता है, लेकिन पब्लिक को कंफ्यूज रखना है। जितना पब्लिक कंफ्यूज रहेगी उतना उनका वोट बैंक बना रहेगा। गेट माय पॉइंट? क्लियर? तो बेटा यहां घालमेल शुरुआत से शुरुआत हो गई। अब फिर देश का बंटवारा हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है? धर्म के आधार पर। और तुम सबके ऊपर फिर कह रहे हो कि धर्म के आधार पर दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, और फिर कह रहे सेकुलर बनो, सेकुलर बनो। कैसे बनेंगे लोग? नेता तो सेकुलर की बात बोल रहा है, नेहरू सेकुलर की बात बोल रहे हैं। नेहरू क्या बोल रहे हैं? सेकुलर सेकुलर सेकुलर। लेकिन नेहरू सेकुलर का नारा देकर पीएम बन गए, हाँ कि ना? उन्हें तो मिल गया। मुझे अगर सेकुलर का नारा देकर मैं पीएम सीएम बन जाऊं तो मुझे तो मिल गया। आम पब्लिक को क्या मिला? कौन पब्लिक को क्या मिला? उसे तुम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो सेकुलर बनाने की। और सेकुलर की बेटा वर्ड मीनिंग है तो नहीं ना जो है, नहीं समझ मेरी बात? और फिर तुम क्या, वैसे तो क्या सेकुलर, लेकिन जैसे राजनीति का समय आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तुम सारे मुद्दे उठा दे रहे हो, हाँ कि ना? और फिर क्या हो रहा है बेटा? कंफ्यूजन क्या हो रहा है? ये डिबेट आगे बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? ये बढ़ जाती है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मुद्दा बन जाती है। यहां पर इंपीचमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं। बोलो हाँ है ना? जायज हो या नाजायज हो, आप उनकी डिमांड को, जब आपका अंबेडकर जी कह रहे थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो रहा है तो सभी के लिए एक बिल लागू होना चाहिए। अंबेडकर जी ने इसी बात पर तो विरोध किया था नेहरू का। थोड़ा सा बेटा इतिहास को इस नजर से भी देखो, और ये मेरी बातें नहीं तो लिखी हुई बातें हैं। अंबेडकर नेहरू विरोध किस बात का था? इसी बात का था। तो अब हिंदू मेजोरिटी में क्या जा रहा है दिमाग में कि सारा का सारा नियम ठीक रहा, पंथ निरपेक्ष तक हमारे ऊपर है। फिर शाहबानो केस आता है तो तुम माइनॉरिटी इंपीचमेंट पे आ जाते हो। गेट माय पॉइंट? बात ये है। तो ये मुद्दा क्या बन गया? मेजोरिटी और माइनॉरिटी का बन गया, यानी कि वो धर्म से हटकर कहां पे चला गया? माइनॉरिटी मेजोरिटी। बोलो हाँ है ना? कांग्रेस का एक वोट बैंक क्या रहा हमेशा? कांग्रेस का वोट बैंक 3 रहा, मुस्लिम, ब्राह्मण और एससी कम्युनिटी। आज वही उससे वोट बैंक गया तो वो परेशान है, इसलिए वो दोबारा से उसी पूरे आइसोलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? बेटा बात समझ रहे हैं? तो ये नेताओं ने पब्लिक में क्या कर दिया? कॉन्सेप्ट गलत ला दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और यही कंफ्यूजन है। अब इधर बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का अपना नजरिया है।
सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम तो सेक्युलरिज्म को लेकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहे हैं, वो कहते हैं सबरीमाला से मुझे मतलब नहीं है। भाई अयप्पा स्वामी, जो उस पर केस आया था ना, अयप्पा स्वामी, वो ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं, यही तो मैटर है। बोलो हाँ कि ना। उन्होंने क्या कहा, महिला हो कोई भी हो, भारत का संविधान ये कहता है कि हर लिंग के आधार पर भेदभाव ऑन द बेस ऑफ सेक्स इज देयर इज नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो पुरुष और महिला उस संबंध में जाने के लिए फ्री हैं। बोलो हाँ के ना। तो भी जब मेजोरिटी ने क्या बोला, हमारे मंदिर में सुप्रीम कोर्ट की बात लागू होगी, और जब माइनॉरिटी का मुद्दा है शाबानो केस, वहां पर विरोध हुआ, सरकार ने कानून बना दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू नहीं होगा, डिबेट खड़ी हो गई। अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट तो बेटा किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है संवैधानिक नैतिकता की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एथिक्स है उसकी बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। हाँ कि ना। बोलो बेटा हाँ है ना। वो कहती है देश चलेगा संविधान से, और संविधान क्या कहता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, क्योंकि आर्टिकल 25 भी आपके यहां पर एब्सोल्यूट थोड़ी ना है। बोलो हाँ है ना। आपको आर्टिकल 25 जहां पर दिया, तो आर्टिकल 25 में आर्टिकल 25(2) भी दिया। बोलो हाँ कि ना। आर्टिकल 25 में आर्टिकल 25(2) भी दिया। क्या दिया, क्यों दिया? उसमें कहा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, तर्क संगत प्रतिबंध लगेंगे, आप ये थोड़ी कि कुछ भी करेंगे। बोलो हाँ कि ना। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट किसकी बात कर रहा है, संवैधानिक नैतिकता की। लोग कंफ्यूज हैं। संविधान नैतिकता का मतलब हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, नैतिकता के वो मानक होंगे जो संविधान कहता है। बाकी सोसाइटी बेटा हाँ, नैतिकता नैतिकता तो कहीं भी नहीं लिखी। आप किसे कहेंगे नैतिकता? आप मुझे बताइए, नैतिकता का मानक ये है। आप शाकाहारी हैं मांसाहारी हैं? बताइए। आप वेज हैं नॉन वेज हैं? बताइए, उसमें क्या दिक्कत है? वेज खाते हैं ना? नहीं खाते? खाते हैं। आप नैतिक हैं? लेकिन बेटा मेरी मम्मी से पूछो, मेरी मम्मी तुम्हें ये कहेंगे तुम नैतिक नहीं हो। मेरी मम्मी कहेगी जो मांसाहार करता है वो अनैतिक नहीं। हाँ वही ना बेटा, किसी चीज किसी बात क्लियर नहीं है बेटा। फिर वही बात आती है, दिक्कत क्या है मांसाहार खाने में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा लोगों की सोच का अंतर है ना। अब एक साउथ इंडिया का व्यक्ति है, उसको तुम मच्छी ना खाओ, मछली ना खाओ, कैसे जिएगा? हाँ कि नहीं। बंगाल में कहो कि मछली ना खाओ। मैं बंगाल फैमिली में गया, बंगाली फैमिली में, मैं शाकाहारी हूँ, प्योर शाकाहारी, एग भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे कल्चर नहीं है। मेरी तरफ कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। कोई खाता है उसको अनैतिक मानते हैं, मांस खाता है तो शादी भी नहीं करेंगे उससे। लड़कियां दोस्ती नहीं करेंगी, लड़के दोस्ती नहीं करेंगे, जानवर। हाँ हमारे अलग सोच है ना भाई। एक राजस्थान में जाओ, हरियाणा में जाओ, वहां पे नहीं है कल्चर। 95% वहां पे लोग आपको शाकाहारी मिलेंगे। आप निकाल लो डाटा, वेज चलता है वहां पर, क्योंकि वहां पे आवश्यकता भी नहीं है। हरियाणा में 100 ml दूध की खपत है पर पर्सन, यानी कि 1 लीटर दूध पीना ही पीना है डेली। हमारी तरफ है ये कल्चर। अगर रात को दूध नहीं पिया बड़ा गिलास तो तुम नींद नहीं आएगी तुम्हें। खाना कितना भी खा लो लेकिन दूध पीकर सोना है कल्चर। उसमें आप किसको क्या बोल दोगे? तो वहां नैतिकता के मानक अलग है। ड्रिंक करना गलत है, सही है? गलत है। मेरे यहां पर ड्रिंक करना गलत नहीं है। मेरे यहां पर पति पत्नी बच्चे बैठ के ड्रिंक करते हैं, हम भाइयों के साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं। भाई खोल ले बोतल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अंतर आ गया नहीं। मेरे घर में अगर कोई ड्रिंक कर रहा था, नॉर्मल है यार, ड्रिंक नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? ड्रिंक करना तो चलो बात है। जो का पानी तो हम सुबह शाम पी लेते हैं, उसमें क्या है? गेट वन, ठीक है। तुम करती हो ड्रिंक? अब तुम मुझे कैसे देख रही हो कि मैं ड्रिंक करता हूं? मैं नहीं करता हूं ड्रिंक, मैंने कभी नहीं पी है, मैं कभी पीता नहीं हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे तो नॉर्मल बात है ये, है ना बेटा, ये बात है। तो नैतिकता के मानक कभी क्लियर नहीं है ना। अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग समाज के अलग नैतिक नियम है। कोशिश करते हैं। हाँ बेटा ये नियम निश्चित हैं, ये नैतिकता के नियम निश्चित हैं। क्यों? यहां ये नैतिकता लाई जा रही है लॉ के माध्यम से। हेलमेट लगाना राज्य की नैतिकता में है, क्योंकि आपने पर्सनल लगाया नहीं।
अगर आप इतने समझदार हो जाते हैं कि हेलमेट लगाना, इसलिए बेटा इथिक्स यूपीएससी पढ़वाता है कि ताकि तुम ये अंतर समझो, ये बात समझो कि क्या होना चाहिए। हेलमेट लगाना किसके लिए सही है? हमारे लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी सही है। ड्रिंक नहीं करना गाड़ी चलाते हुए किसके लिए सही है? और यही झगड़े होते हैं बेटा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे लीकर शॉप नहीं होंगी, बैन कर दी, 500 मीटर दायरे में नहीं होंगी। सरकार ने कहा जिसको पीनी है ना वो 500 मीटर नहीं 5 किलोमीटर जाकर बोतल लेकर आएगा तब पिएगा। बिहार में पी रहे हैं लोग। अगर बैन है तो यूपी का बॉर्डर है, जाते हैं पीते हैं, फिर बस में बैठ के चुपचाप घर आ जाते हैं। हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो जिसको पीनी है आप जबरदस्ती कैसे ला दोगे नैतिकता? आप कूट के नैतिकता नहीं ला सकते। आप नियम बनाकर बस कोशिश करते हो कि नैतिकता व्यवस्था चले। हेलमेट नहीं लगाना तो अगर हेलमेट नहीं लगाना तो नहीं लगाना, पुलिस वालों को देख के लगा रहे तो फिर क्या लगाना? वैसे तो हेलमेट कोने के लिए हो रहा है ना फिर तो। और बेटा हम जो हेलमेट लगा के घूम रहे हैं वो हेलमेट है, गिर जाए सबसे पहले टूटेगा वो हेलमेट जो लगा घूम रहे हैं। बस वहां पगड़ी का कॉन्सेप्ट आ गया। महिलाओं ने आंदोलन किया, हम हेलमेट कैसे लगाएं? 1 घंटा लगता है रिबॉन्डिंग बॉन्डिंग करने में, अब तुम हेलमेट लगवा दे रहे हो हमारे ऊपर, हम नहीं लगाएंगे। शीला दीक्षित के समय पूरा आंदोलन किया लड़कियों ने दिल्ली के अंदर। शीला ने कहा मत लगाओ, फटो। फिर बाद में कहा नहीं लगाना पड़ेगा हेलमेट, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। बेटा बहुत सारे बनता है, बहुत सारी बातें हैं ना, इससे को उसको समझो है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं संविधान के अकॉर्डिंग चलूंगा। सरकार किसके अकॉर्डिंग चलना चाहती है? समाज के अनुसार, क्योंकि समाज में उसका वोट बैंक है। अब मोदी सरकार ने क्या बोला कि हम सबरीमाला मुद्दे पर मंदिर वालों के साथ में खड़े हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है। किसने? गवर्नमेंट ने लगाई है याचिका कि सर इस पर दोबारा से रिव्यू करो ना, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है मेरा पूरा एक वोट बैंक चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अब बेटा जब कांग्रेस राजीव गांधी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? वोट बैंक के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि शाहबानो को भत्ता मिलेगा, लेकिन विरोध हुआ तो संसद कानून क्या बनाई? नहीं मिलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। बोलो हाँ कि ना? तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहा है, लेकिन सरकार समाज की नैतिकता की बात कर रही है। लेकिन समाज की नैतिकता दिखाने की है, अंदर तो वोट बैंक की राजनीति है। यह कंफ्यूजन कॉमन पब्लिक के अंदर है। क्लियर? अब आपको इस क्वेश्चन को लिखना है तो कैसे लिखना है? बात यह है ना? आप सिंपल लिखेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता, ठीक है ना? भारतीय पंथ निरपेक्षता वेस्ट पंथ निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करती, यही बोलना पड़ेगा। शब्द यही है। हाँ, अगर डिबेट आती इस बात की कि पंथ निरपेक्षता वर्ड सही है गलत है, फिर अलग डिबेट हो गई है ना। जैसे मैंने एक डिबेट आपको क्या दी, सेक्युलर बनाम नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म बनाम नेशनलिज्म, ये एक नई डिबेट है देश के अंदर चल रही है। गेट माय पॉइंट? बोलो हाँ कि ना? और यूसीसी का मुद्दा भी इसी से जुड़ता है कि जब तुम ये कहते हो तुम सेकुलर हो तो फिर यूसीसी क्यों नहीं आ रही है? यूसीसी आनी चाहिए, लेकिन तुम यूसीसी आने नहीं दे रहे हो, कहते कैसे आ पाएगी? हाँ कि ना? है ना कंफ्यूजन ये। और ये केवल हमारे यहां नहीं बेटा, बहुत से देशों में इस तरह के अनेकों मामलों में कंफ्यूजन रहते हैं और देश ऐसे ही चलते हैं। गेट माय पॉइंट? जब हम लोग बात करते हैं लिबरलिज्म और सोशलिज्म और फिर एक वेलफेयर स्टेट की बात आती है, ये भी इसी कंफ्यूजन में है। डेमोक्रेसी दी बेस्ट है, एक वर्ड है डेमोक्रेसी, है ना? तो डेमोक्रेसी दी बेस्ट सिस्टम है? नहीं। तभी तो अमेरिका के संविधान में डेमोक्रेसी शब्द यूज ही नहीं हुआ है। शब्द यूज क्या हुआ है? गणतंत्र, रिपब्लिक, यानी कि अंतर। लेकिन क्या वो रिपब्लिकन सिस्टम सबसे बेस्ट है? अगर आप उनके संविधान को देखेंगे तो आपको सर कैसे चला रहे हैं अपना देश? वहां लॉबिंग की क्या है? परमिशन है। हमारे यहां लॉबिंग को कैसे देखते हैं? लॉबिंग समझ रहे हो कि जब तुम देखते हो विधायकों को इकट्ठा किया, बस में भरा, ले जाके रिसोर्ट में डाल दिया, तुम्हें कैसा लगता है? वो क्या कर रहे हैं नेता? लेकिन अमेरिका में ये लीगल है ऐसा होना। लीगल तो हमारे यहां भी तो हो रहा है, लेकिन समाज उसको क्या देखता है? देखो यार नेता लोग कैसे हाईजैक कर लिया विधायकों को, जाके रिसोर्ट में पड़े हैं, सरकारें गिर रही हैं, बन रही है, क्या चल रहा है? नोटंकी लगता है ना यही। मुझे तो यही लगता है भाई, कौन पब्लिक को ये लगता है ये चलाएंगे राज्य, ये चलाएंगे देश जहां पर ये नोटंकियां चल रही हैं।
बोलो हाँ कि ना? वोट बैंक की राजनीति। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, सबको समझ में आ रहा है, सरकार गिरनी नहीं है, लेकिन ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि नोट 30 के वोट बैंक को लपकना है, सब पार्टीज को। तो मैटर ये है, मैटर मणिपुर के प्रति आंसू नहीं है किसी के। अब मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूं, वो अपने वोट बैंक को देख रहे हैं, क्योंकि समाज में डिस्टर्बेंस है। अब ये बताओ मुझे, क्या मोदी सरकार नहीं चाहती मणिपुर का मामला शांत हो? भाई उसके किरकिरी हो रही है, उनका बस चले तो रातों रात में मणिपुर शांत हो जाए। वहां की गवर्नमेंट भी चाहती होगी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे हालत खराब कर रखी होगी, डीएम की हालत खराब होगी नहीं होगी वहां पर? नहीं समझ रहे बाबा बेटा? वहां डीएम एसपी शांति से सो पा रहे होंगे क्या? बताओ जरा। रोज खबर है कि वहां पर दंगा हो गया, भागता होगा एसपी दौड़ के। ऊपर सेंटर से अमित शाह का फोन आता है, क्या कर रहा है रे? गया नहीं, अब तक सो रहा, चल। ऐसी स्थिति हो जाती है। आप मजाक मत मानो इस बात को, मैंने देखा है रियलिटी से आंखों में कि क्या हालत होती है एसपी डीएम की। नींद नहीं आती, तोते उड़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। तबादले में तबादले, तुझसे काम नहीं, एक दिन में दूसरा डीएम, तीसरा डीएम, चौथा डीएम। ये हालत हो रही है मणिपुर में, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आ रहा है, दोनों ओर से आ रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार। असम का सीएम भी अड़का रहा है, विश्वास शर्मा। क्या रे, काम नहीं हो रहा तो चल निकल यहां से, दूसरे को निकालो, दूसरे को लगाओ। ये स्थिति है, हाँ कि ना? विपक्ष अपना आंदोलन कर रहा है। ओके, तो और मर कौन रहा है? कॉमन पब्लिक, जिसे पता ही नहीं हो क्या रहा है, बस लगे पड़े मतई कुकी, है ना? वहां बेटा धर्म का मैटर ही नहीं है। धार्मिक एंगल देने का प्रयास हो रहा है कि ये झगड़ा किसमें हो रहा है, हिंदू और कश्मीरी में हो रहा है, जबकि वहां हिंदू कश्मीरी का झगड़ा है ही नहीं, वहां एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। क्लियर? ठीक है ना बात, समझ में मैडम? वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का मुद्दा उठा रहे हैं कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, वहां पे है ही नहीं। जैसे अफगानिस्तान में धर्म का मुद्दा है ही नहीं, अफगानिस्तान में भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट है। वहां ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पाश्तून, उज्बेक, हजारा, ताजिक, वो पावर में शेयरिंग चाहते हैं, वो धर्म का मैटर करते ही नहीं। धर्म तो बनाया गया, कोशिश की गई, होगी ना? बच्चों समझ में आ रही बातें? चलिए, तो आप बेटा इस प्रश्न को ऐसे ही हैंडल करेंगे, सिंपल लिखेंगे कि भारतीय पंथ निरपेक्षता, वेस्ट की पंथ निरपेक्षता जो धर्म के प्रति उदासीन दिखती है, धर्म से पर्याप्त दूरी लेकर चलती है, तो वही भारतीय पंथ निरपेक्षता धर्म से दूरी नहीं बल्कि धर्म के साथ चलती है, धर्म से सहयोग लेती है, सहयोग करती है। बोलो हाँ है ना? अभी कावड़िए चल रहे थे, बोलो हाँ है ना? तो क्या पुलिस उसका समर्थन नहीं कर रही थी? सिक्योरिटी दे रही थी ना, सारे क्या कर रही थी? जगह जगह व्यवस्था भी कर रही थी, भाई कावड़ियों पानी पियो जी, ये करो जी। ये मतलब पुलिस का था क्या? अगर हम लोग यहां पर थे तो, सेकुलर थे तो? आपके यहां होली की छुट्टी हो रही है, दिवाली की छुट्टी हो रही है, छठ की छुट्टी हो रही है, ईद की छुट्टी हो रही है, नहीं हो रही है? यहां तो नहीं हो रही है। ये तो कहते हैं हम तो नहीं करेंगे, हमें तो मतलब ही नहीं है। बोलो हाँ है ना? हमारे यहां मुद्दा विषय नहीं है ये वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट, वो बेटा जब आपका याद करो, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, सोमनाथ मंदिर, नेहरू जी मना कर रहे थे, प्रेसिडेंट गए। अब जब तुम देखते हो कि तुम्हारा देश का राजा, प्रेसिडेंट लाइक राजा, वो मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, एज ए प्रेसिडेंट जा रहा है, फिर तुम कह रहे हो पंथ निरपेक्ष, तो जनता के हमको बेवकूफ समझ रहे हो? बात समझो ना बेटा, वहां पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है तो नीचे क्यों नहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा? अब मोदी जी माथे में त्रिकोण लगा के बोला हर हर महादेव पंथ निरपेक्ष, लोग ये कहेंगे ये क्या चीज है भाई? हाँ कि ना? कैसे बन जाएंगे? आपने भगवाधारी को बना दिया, एक यूपी एक स्टेट का मुख्यमंत्री बना दिया, हाँ कि ना? भगवाधारी को नहीं बनाना चाहिए था। अब फिर कह रहे हो कि पंथ निरपेक्ष। आम जनता क्या सोच रही है? राम राज्य आ गया, योगी को देख के राम राज्य की बात करते हैं। वो अपनी बात छोड़ दो, एक बार रिक्शा वाले से बात तो करो। यूपी के लोगों से मैं बात करता हूं, आम पब्लिक से, तो क्या कहते हैं? राम राज्य, नीचे योगी, ऊपर मोदी, देखो हर हर महादेव, हाँ बस हाल खराब, आ गया हिंदुत्व हो गया, ये हो गया, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बात तो करो उनसे जरा एक बार, तुम्हें समझ में आएगा वो क्या सोचते हैं, हाँ कि ना? अपनी बातें मत सोचो, उनकी बात देखो वो क्या बोलते हैं, उन्हें यही दिखता है। योगी के रूप में क्या दिख रहा है कि देखो हमारा चला रहा है संत महात्मा, राम मंदिर बन गया, ऊपर से राम मंदिर की तैयारी, सब कुछ ये हो गया। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन ऐसे हैंडल आपको करना है, ठीक है? वो बेटा पर्याप्त दूरी नोट करना चाहो तो लिख लो। इंडियन देखिए पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म,
भारतीय पंथ निरपेक्षता भारतीय पंथ निरपेक्षता पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। बेटा मैंने यहाँ पे पूरा डाला हुआ है, ठीक है ना, पीपीटी में आप देखेंगे तो मैंने देखो ये आपका एथिस्ट, थर्स्टिक, सेकुलर स्टेट है ना, सब डाला हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हो ना, पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता क्या है। ओके बोलो हाँ या ना। भारतीय पंथ निरपेक्षता पूरा, तो बेटा सीधा इसी कोई, ये बेटा अभी मैंने आपको बताया ना, सामान्य अर्थ में दार्शनिक में पूरा लिखा हुआ है। तो बेटा देखिए, भारत की समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। धर्म मुद्दा नहीं है, धर्म के आधार पर दंगे मुद्दा है, ये हमारे यहां झगड़ा है, ठीक है ना। अब बेटा इसी के लिए हमारे यहां पे बस लास्ट ईयर बता दूं, है ना, बेटा क्या होता है ना, एक्चुअली पहले की कंडीशन और थी, आज की कंडीशन कुछ और है। आज भारत पलट के जवाब देता है। आज उनके पास भारत को कंट्रोल करने के लिए बार्गेनिंग पॉइंट कोई भी नहीं है। अमेरिका ह्यूमन राइट्स का मुद्दा कब उठाता है? उसके यहां पर ह्यूमन राइट्स का इश्यू होगा तो कोई मुद्दा नहीं है। अब जयशंकर जी बोलते हैं ना, तुम देखते हो ना तो हम भी देखते हैं, अब हम भी रिपोर्टें निकालेंगे, रुक जाओ 10 साल, अब हम रिपोर्ट निकालेंगे। अमेरिका की टाइम मैं बता रहा हूं, बनने लगी ऐसे इंस्टीट्यूशन, सरकार समर्थन दे रही है, बनाओ ऐसी प्राइवेट बॉडी। 2 बॉडी तो मैं मेंबर बनाऊं उसमें। अभी एक ग्रुप फाउंडेशन बनाया गया दिल्ली में, अटल कलाम फाउंडेशन, मैं उसका मेंबर बनाऊं। उसको यही मुद्दा दिया गया है कि अब तुम सब देशों के क्या करो, पॉलिटिकल को स्टडी करना है। हम निकालेंगे अब रिपोर्ट अमेरिका की क्या चल रहा है वहां पर। वही क्यों निकालेंगे, अब सरकार बढ़ावा दे रही है, मुझे पता है उसमें जो मेंबर बने हैं वो सबके सब, बात समझो बेटा। अभी वो अब बदल रहे हैं दुनिया, अब हम लीड करेंगे, अब वो लीड, क्योंकि यूरोप इस मानसिकता में है। ये कैसे आगे बेटे, ये भी तो होता है ना, पाकिस्तानियों की हालत खराब है हमको देखकर, हम चांद पे पहुंच रहे हैं, हाँ कि ना, वो चांद को देख रहे हैं। चंदा मामा है नहीं, हम चंदा मामा के पास जा रहे हैं, कैसे हो मामा, हाँ कि नहीं, अंतर है ना बेटा। पाकिस्तान में हालत खराब हो जाती है सोच सोच के, मंगलयान, उन्हें पता ही नहीं मंगल क्या है, हम मंगल पे जाके आ चुके है ना। ये होता है बेटा, ये दैट इज द स्ट्रगल ऑफ द सिविलाइजेशन। वो कहते हैं हमारी सिविलाइजेशन ग्रेट है, हम कहते हैं हमारी, यही तो है ईगो क्लेश। आप भारत में भी क्या देखते हो कि नॉर्थ इंडियन इधर आना तो परमिट लेकर आना, यानी कि वो अपने आपको बेटर मान रहे हैं। बोलो आगे ना। जब आप देखते हो बेटा, देखिए ठीक है, आप देखते हैं बिहार यूपी के लोग कहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ एक भेदभाव से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो सुपीरियर मानते हैं। लेकिन अब बिहार की गरीबी ठीक हो रही है, यूपी की गरीबी ठीक हो रही है, अब नजरिया बदलेगा, ऑटोमेटिकली बदलेगा, हाँ कि ना। जब भाई हम गरीबी से वहां से बाहर निकल कर आएंगे तो कैसे कह पाएंगे? अभी जो भी स्टेट बैकवर्ड हो जाए, जो भी स्टेट हो, बात यूपी बिहार की नहीं बेटा, बात को समझो। हरियाणा के प्रति दिल्ली में कमरे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि दिमाग में सोच ऐसी है कि हरियाणा के सब लोग ऐसे हैं। देखो अच्छे भी तो लोग हैं, लेकिन एक सोच है वहां पर, नहीं देना है कमरा। तो ये एक समाज में बनता है बेटा। और देखो कॉमन पब्लिक जो है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को एक शब्द दिया जाता था वहां पर दिल्ली में, मैं नाम नहीं बेटा, 3 लाख का फाइन है आज। अब उनको चीन जैसे लगते हैं तो उनको नाम दे दिया कि ये। अब बेटा जो कॉमन नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, उसके भाव में मन में क्या भाव आएगा कि यार हम तो अलग हैं, हाँ कि ना। जब भी तो हमसे बात नहीं करें, हमसे दोस्ती नहीं करें, हमको ऐसे बोल रहे हैं। अभी अफ्रीकन बच्चे बहुत हैं दिल्ली के अंदर, अफ्रीकन, उनको बोल देते हैं कुछ और, उनको भी नाम दे रखा दिल्ली के लोगों ने, उनसे भी ऐसे बात करेंगे। और बड़ा खतरनाक शब्द दे रखा है, ये कुछ भी खा जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये तो ह्यूमन को, मतलब ऐसे ह्यूमन फैले हुए हैं हमारे सोसाइटी में कि तो आदमी को खा जाते हैं, अल्लाह ऐसी ऐसी बातें हैं बेटा। और लोकल अखबार होते हैं ना, जो लोकल जो गली मोहल्ले के अखबार होते हैं, उनमें ऐसी खबरें छप भी जाती हैं
कि फलाना जगह अफ्रीका मूल का व्यक्ति रहता था, उसके कुकर में ये पाया गया। अब बेटा लोकल पेपर कौन पढ़ रहा है? लोकल ही लोग पढ़ रहे हैं। उन्हें कहां समझ में आना? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस समझ में आएगा उनको? वो कौन सा अखबार पढ़ेंगे? जो वहां का मोहल्ले का अखबार होगा। अब पढ़ के दिमाग क्या बनेगा? अच्छा ये हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? ये बेटा तो यूरोप की एक मानसिकता है। जयशंकर जी को सुनो, उत्तर दे रहे हैं, तुम 20 साल रुको बेटा, 20 साल तुम्हारे जीते जी हम बताएंगे उनको। लेकिन कब? जब हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, है ना? तीसरे नंबर की, मोदी जी बोल दिए ना। अब एसबीआई रिपोर्ट दे रहा है, वो बता रहा है तीसरे नंबर की इकोनॉमी। गजब है, ठीक है ना? चलिए बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और चुनाव का दौर चल रहा है, 24 के चुनाव की तैयारी है, इसलिए और माहौल बनेगा। आप लोग पीस ऑफ माइंड रखो और चीजों को देखो। आपको बनना है ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना? सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये भी चलेंगे, है ना? आप नहीं कर सकते इसको खत्म, ठीक है ना? ये बहस है, और ये बेटा इंटेलेक्चुअल टॉक्स हैं। ये किसकी टॉक है? इंटेलेक्चुअल टॉक। तुम बेटा वहां पे नहीं समझ पाओगे जहां पे वो कर रहे हैं लोग। देश को योड़ी चला रहा है, दिखने में लग रहा है कि मोदी चला रहे हैं, देश चलाने वाले लोग अलग लोग है, उसमें कॉर्पोरेट भी है, और एक उसमें बेटा आपके इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। बहुत हाई लेवल की टॉक्स हैं वो, ठीक है ना? चलिए अब बेटा मैं उस पर ले जाना चाह रहा आपको ना, उस पर आप जाओ, ये समझो आप, ठीक है? तो बेटा मैं क्या लिखा? पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से आशय धर्म से पर्याप्त दूरी से है। मैं फिर, पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता धर्म से पर्याप्त दूरी रखते। बेटा अपनी भाषा में लिख लो, मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न सेकुलरिज्म धर्म से पर्याप्त दूरी रखता है ना? धर्म पर्याप्त दूरी रखता है। यह उदासीन भाव को लेकर चलता है। ये एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को, न्यूट्रल यानी कि एक उदासीन भाव को, यह एक उदासीन भाव को लेकर चलता है। जबकि भारतीय पंथ निरपेक्षता उदासीन भाव नहीं बल्कि धर्म को साथ लेकर चलती है। इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट द अगेंस्ट ऑफ द रिलीजन and it says religious activity and state activities both are going together। तो पाश्चात्य भारत में राज्य और धर्म को साथ लेके चलने की बात करता है, ठीक है? वेस्ट में निगेटिविटी है, वेस्ट कॉन्सेप्ट लिखे, पाश्चात्य धारणा में नकारात्मकता है। तो वहीं भारतीय पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता में नकारात्मकता है, जबकि भारतीय पंथ निरपेक्षता में सकारात्मकता है। जबकि भारतीय पंथ निरपेक्षता में सकारात्मकता है। बेटा मैकियावेली वैसे तो आपका हेलू योग थे, जिनको पाश्चात्य पंथ मैकियावेली भी बोलते थे इस बात को। लेकिन बेटा क्या ना, जीएस का है ना? पॉलिटिकल साइंस में बताता हूँ, फिर मैं सारे हेलू योग बताता हूँ, प्लेटो, अरस्तु, गांधी की और थ्योरी, अरविंद की, तो वो बेटा पॉलिटिकल साइंस का विषय। अपने को तो बेटा ये भी ध्यान रखना है कि हम आंसर किस में लिख रहे हैं ना, ज्यादा भी जिक्र नहीं करना है। मैं तो बेटा डाला हुआ है नोट्स में, देखो तुम देखो। एक ठीक है ना? तो बेटा ये प्रमोट मैकियावेली इस बात को बोलते हैं, बहुत सारी बातें उनको नहीं करना है ना। जो बेटा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना है। अब हम लोग मान लो मैकियावेली लिख रहे हैं और मैकियावेली के बात को समझा नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि भाई वो भी तो बहुत ऊपर की बातें बोलते हैं ना लोग। मैकियावेली कुछ अलग ही बात बोल रहे हैं, कौटिल्य कुछ बहुत, तो इसलिए ज्यादा घुसो मत, है ना? सिंपल सिंपल बातें लिखनी है, सिंपल सिंपल बात समझ में आ गई। मैंने वो आपको डिबेट भी बता दी। कुछ ज्यादा लिखने को आ जाए तो आप ज्यादा लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलिए
अब बेटा अंतिम लिख लीजिएगा, अब ये बात बस हल्का से ये समझ लीजिएगा, फिर हम इसको खत्म करें। एक शब्द है बेटा आपका सहिष्णुता, यानी कि टॉलरेंस। हमारे यहां पर एक शब्द है बेटा सर्वधर्म सद्भाव, और एक शब्द है सर्वधर्म समभाव। आपसे अगर मैं बात करूं किस शब्द को आप चूज करेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता के लिए? यहां पे 3 टर्म हैं और मैं यूज कर रहा हूं कि अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप किसको चूज करेंगे? सहिष्णुता को, सद्भाव को, या समभाव को? समभाव को। सहिष्णुता टॉलरेंस, टॉलरेंस ये कहता है बर्दाश्त करो। ये टॉलरेंस शब्द बेटा कहां का है? वेस्ट का है। बर्दाश्त करो, क्लियर? जब ई टॉलरेंस शब्द बेटा भारतीय राजनीति में आया ना, ई टॉलरेंस हो रहा है, टॉलरेंस हो रहा है, तो लोगों ने कहा ई टॉलरेंस की बात ही नहीं यहां पर, नहीं समझे? एक थे ना फिल्मी कलाकार थे, शाम को ड्रिंक करते हुए वाइफ को बोल रहे थे भारत में बहुत ई टॉलरेंस बढ़ रहा है, ई टॉलरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब तुम पहले बर्दाश्त कर रहे थे, हाँ कि ना? नहीं, बस नहीं आई। तो सहिष्णुता ये कहता है कि तो बराबरी का भाव शामिल नहीं है और दूसरा दूसरे को बर्दाश्त करना है। हम कहते हैं हम ये स्वीकार ही नहीं करते, गांधी जी मना करते थे। सद्भाव में बेटा क्या हुआ? सद्भाव में ये हो रहा है, इसमें बर्दाश्त करना तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है, देखो बेटा ये कह रहा है कि तू अपने राम को पूज, मैं अपने अल्लाह की इबादत करूं, कोई दिक्कत नहीं है। सद्भाव ये कह रहा है तुझे तेरा दिन मुबारक, मुझे मेरा दिन मुबारक, वो ये बोल रहा है बेटा, बोलो आगे ना। जबकि समभाव ये कह रहा है कि जितना मैं प्यार अपने धर्म से करता हूं, अपनी मान्यता, अपने मूल्यों से करता हूं, उतना ही मैं दूसरे के भी धर्म, आस्था, मूल्यों से करता हूं। नफरत खत्म है। हम लोगों का फोकस क्या है? सर्वधर्म समभाव में आना। यह है बेटा भारतीय पंथ निरपेक्षता, क्लियर? इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि जब हमारे यहां पर सर्वधर्म समभाव का भाव है तो क्यों जबरदस्ती का पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? जब संविधान में ऐसे प्रावधान थे कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, बात यहीं पर खत्म थी, बात यहीं पर खत्म थी। सबको अपनी धार्मिक आजादी दे दी गई, बात खत्म थी। क्यों जबरदस्ती का पंथ निरपेक्ष बनाना? अब पंथ निरपेक्ष की फिर तुम नई परिभाषा बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग, हाँ कि ना? वो तो अपने सेकुलरिज्म की परिभाषा में डिफाइन कर दिए, स्पष्ट है, क्लियर है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं डिफाइन करने के चक्कर में। आप भी कंफ्यूज हो गई थी अभी। हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कि सेकुलर ये, सेकुलर ये है। अब उनका अर्थ पंथ निरपेक्षता का क्लियर है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो कॉमन पब्लिक समझेगी इस भाव को। अब मैं जो आपको पंथ निरपेक्षता बताया, एक बार एक रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को समझाना आ जाकर, समझ में आ जाए तो मुझे बताना, वो नहीं समझेगा, हाँ कि ना? बुलाए ना, क्लियर? ठीक है बेटा। तो हम लोग समभाव में, समभाव का मतलब क्या हुआ कि सभी धर्मों के साथ बराबरी का सम्मान, सभी का रिगार्ड, सभी को एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, क्लियर? तो ये शब्द ज्यादा बेटर है हमारी पंथ निरपेक्षता के लिए। हमारे यहां पर धर्म के साथ कैसा व्यवहार रहना राज्य के लिए, उसके लिए। ओके, सर्वधर्म समभाव। चलिए आगे चलें बेटा। देखो बेटा, हर देश का अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने अपनी बातें हैं, ठीक है ना? हम किसी एक की बात को करेंगे ही नहीं। वो तो टॉलरेंस की बात ज्यादा करते हैं। वेस्ट जो बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? टॉलरेंस की। सद्भाव की बात भी आपको कहां मिलेगी? एक लिबरल डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगी। जैसे अमेरिका में हम बोल सकते हैं, अमेरिका में बोल सकते हैं, अमेरिका कहता है सब अपने धर्म को मानो, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करो। क्योंकि अमेरिका की जो सोसाइटी है वो थोड़ा और ज्यादा क्या हो जा रही है? डाइवर्सिटी वाली हो जा रही है। वहां टॉलरेंस वाला भाव नहीं चलेगा। नहीं समझ में आ रही है? यूरोप में टॉलरेंस वाला भाव चलता है। क्यों चलता है भाई? यूरोप में अगर आप देखते हैं तो यूरोप क्रिश्चियनिटी पर मेनली बेसिस है। जब ये अरब वर्ल्ड से उधर माइग्रेशन हुआ, 60s के बाद जब माइग्रेशन होना शुरू हुआ अरब वर्ल्ड से, तो तब कोई इशू नहीं था यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन हो रही थी कम, उनको मैन पावर की जरूरत थी। तो अरब वर्ल्ड से क्या वो माइग्रेशन हुआ, उन्होंने रेड कार्पेट बिछाया यूरोप ने। दिक्कत कब हुई?
दिक्कत कब शुरू हुई? जब अरब स्प्रिंग हुआ, और अरब स्प्रिंग के बाद यानी कि 2010 में जो आपका ट्यूनीशिया शुरू हुआ, सुना होगा आप लोगों ने, एक अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति। तो उसके बाद कई देशों में क्या हुआ बेटा, डिस्टर्बेंस हुआ, जिसमें गद्दाफी गया, सद्दाम हुसैन गया, शुरुआत वहीं से हुई थी, सीरिया में चला, तब बेटा हैवी माइग्रेशन हुआ। और यहां पर क्या हुआ, वो जो अरब क्रांति ने क्या किया, एक तरीके से अलग तरह का इस्लाम का चेहरा सामने ला दिया। नहीं तो अरब स्प्रिंग ने तो क्या किया था कि ये दिखाई दिया दुनिया को कि अरब स्प्रिंग यानी कि इस्लाम भी डेमोक्रेसी की बात करता है, जबकि इस्लाम का फेथ डेमोक्रेसी में नहीं है। इस्लाम का फेथ क्या है? खलीफा। इस्लाम का फेथ समझे, इस्लाम का खलीफा, वो कहते हैं पूरी पृथ्वी अल्लाह की है, तो उसका एक ही हीरो है, एक ही हेड है, बात खत्म हो गई। इस्लाम कंट्री ने, किसी भी इस्लाम कंट्री तो मजबूरी में एक्सेप्ट किया, इस्लाम डोंट एक्सेप्ट द नेशनल स्टेट कॉन्सेप्ट। नहीं बात समझ में आई? जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ओसामा बिन लादेन जो कह रहे थे, हम नहीं मानते नेशन स्टेट का, पूरी पृथ्वी अल्लाह की है। नहीं समझ में आ रही बात? अब बेटा ये बहुत ऊपर की टोक हो जाती है। अब जब भारत में बेटा जब पार्टीशन हो रहा था ना, तो जो बरेलवी देवबंदी जो एकदम कट्टर इस्लामिक लोग हैं, वो नहीं स्वीकार कर रहे थे कि भारत का बंटवारा हो। इन्होंने तो जिन्ना के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था। कमाल की बात देखिए, वो कहते हैं अलग क्यों करना। अभी आप देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, अफगानिस्तान अभी तक भी उस बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं करता। तालिबान क्या बोलता है पाकिस्तान को, ये तुम्हें किसने कह दिया कि इस्लामिक कंट्रीज के बीच में बाउंड्री होती है? सीमा तो एक ही है, या तो ये या वो, बात खत्म। पूरी पृथ्वी अल्लाह की है, बात खत्म हो गई। तो बेटा फेथ के ऊपर चलता है ना मैटर, बात को समझो, ठीक है ना। तो बहुत सारे बेटा डिफरेंसेस हैं, उसमें आप आगे मत जाओ, है ना। चलिए आगे चले। लोकतंत्र गणतंत्र मैंने कल आपको बता ही दिया था, बोलो हाँ कि ना। चले आगे। ये बेटा भारतीय डेमोक्रेसी कुछ विशेषताएं हैं, इनको नोट कर लेना, आपके काम आ जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र गणतंत्र का क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बेटा बाकी में नोट्स में पूरा डाला हुआ है, ठीक है। चलिए आइए बेटा अगला हम बात करते हैं। भारतीय जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना, यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्टैब्लिश करना। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन ही आए कि भारत राज्य के, क्वेश्चन लिखिएगा, भारत राज्य के उद्देश्य को बताएं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट? कि भारत राज्य का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है साहब? एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्टैब्लिश करना। वो स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा बेटा आपका? इंडियन सोशलिज्म और प्लस गांधीयन फिलोसफी। बोलो हाँ है ना। मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम बेटा अपने वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो हम इंडियन सोशलिज्म के माध्यम से वेलफेयर की बात करते हैं, हाँ कि ना। और साथ में वो गांधीयन फिलोसफी को बेटा साथ में लेके चल रहा है। कल बताया था ना भारतीय समाजवाद जो गांधीवाद की ओर झुकता है, मैंने कल बताया था। लेकिन बेटा इस अगर वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर में बेटा दो थ्योरी आती हैं। एक तो वेलफेयर है आपका वेस्ट वाला, और एक बेटा वेलफेयर है कौन सा आपका? इंडियन वाला। ये बेटा आने वाले समय सब दिक्कतें दूर होंगी। ये चीजें जो कंफ्यूजन वाली हैं, हम वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्यों लें, ये बात उठने लगी है भारत के अंदर। आप देखो कभी नेताओं के भाषण सुनेंगे, मंत्रियों के, नेताओं के नहीं, मंत्रियों के, एज ए स्टेट एक्टर, तो वो बोलते हैं कि हम वेस्ट के अकॉर्डिंग क्यों सोचें। जैसे पूछा गया
जयशंकर जी से, आप यूरोप के मतलब यूक्रेन के साथ या रशिया के साथ, तो ये क्या मतलब है? हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, हम अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे हमें कैसा चलना है। ये झगड़ा नेहरू जी के समय भी था कि नाटो के साथ या वर्षा के साथ, हमने कहा नहीं, हम दोनों के साथ नहीं, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होंगी। आज भी ये झगड़ा है। अमेरिका कह रहा है तुम विरोध करो रशिया का, क्यों करें? हम सोचेंगे ना कैसे है, हमारी तो नजरिया दोनों को देखने का। मैं बताऊंगा कि इंडिया का स्टैंड क्यों है ऐसा, जब हम IR की बात करेंगे। बात सुनिए, हमारी नजर में ना तो रूस गलत ना यूक्रेन गलत, हम कैसे स्टेप ले लें, हम किस कारण बोल दें? बस तुम बोल रहे हो तो फिर अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग हम बोले तो मेरी सॉवरेनिटी क्या रह गई, मेरी इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्या रह गई? हम पाकिस्तान थोड़ी ना है। अमेरिका ने बोलो जय हिंद, पाकिस्तान बोला जी भैया जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान थोड़ी ना है। बोलो चीन ने कहा बोलो चिंग चौंग चे, पाकिस्तान बोला चिंग चौंग चे चू चा चा, हाँ या ना, शुरू हो गया। हम थोड़ी ना करेंगे ऐसे। चलिए बेटा, वेस्टर्न ये कहता है, जो वेस्ट फिलोसफी है वेलफेयर की, वो कहता है अधिक से अधिक लोगों का कल्याण, कि वो स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। बेटा मैं बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लेके जा रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस में यही वेलफेयर मैं समझाऊंगा 3 घंटे में, 4 घंटे में। सिंपल क्रक्स ये है, वो ये कहते हैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण, अधिक से अधिक लोगों का वेलफेयर। बोलो हाँ ना, अधिक से अधिक लोगों का वेलफेयर अगर कोई स्टेट करता है तो वो एक वेलफेयर स्टेट है। जबकि ये क्या बोल रहा है बेटा, इंडियन वाला क्या बोल रहा है? इंडियन ये बोल रहा है, जो महात्मा गांधी भी इस बात को बोले थे कि तुम कहते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का डेवलपमेंट। बोलो हाँ कि ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का। मान लेते हैं तुमने 90% लोगों का डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर दिया। बोलो हाँ कि ना, 90% लोगों को तुमने क्या कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया। तो तुम तो तालियां बजा दोगे, हम तो वेलफेयर कर दिया, वेलफेयर कर दिया। हाँ कि ना? गांधी कह रहे हैं तुम जो 90% के वेलफेयर की बात कर रहे हो ना, डेवलपमेंट की, तुम सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हो जिससे तुम्हारे यहां रिवोल्ट ना हो, क्रांति ना हो, कि लोगों को रोटी दे दो, लोगों को घर दे दो, लोगों को एजुकेशन दे दो, लोगों को हेल्थ दे दो, ताकि लोग क्या ना करें, क्रांति ना करें। तुम्हें डर है मार्क्स की क्रांति का, गांधी ये बोल रहे हैं। बोलो हाँ है ना? नहीं सुनी मेरी बात? वहां जो वेलफेयर स्टेट आया वो मार्क्स की थ्योरी के बाद में आया, नहीं तो वहां बेटा पहले क्या आया था? पहले जो इंट्रैक्शन हुआ यूरोप का वो किससे हुआ? लिबरलिज्म से हुआ, कैपिटलिज्म से हुआ। जब कैपिटलिज्म में कमी आई तो मार्क्स आए, मार्क्स ने कैपिटलिज्म की आलोचना करी, कुछ देशों में क्रांति का माहौल बना तो तत्काल ये वेलफेयर लेकर आ गए। तो तुम डर में लेकर आए हो। बोलो हाँ कि ना? जबकि हमारे यहां पर तो ऐसा नहीं है, हमारे यहां डर नहीं था। हम लोग तो कब बात कर रहे हैं, जो राम राज्य है, अगर आप रामचरितमानस को भी पढ़ोगे तो कहीं जगह आपको क्या दिखेगा? वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हो वहां भी वेलफेयर का, कि राजा का सुख इसमें है जिसमें प्रजा सुखी है। राजा वही अच्छा जहां पर प्रजा खुशी, प्रजा की प्रसन्नता हो। और कौटिल्य ने महानंद को इसी आधार पे तो हटाया था। नहीं समझे भाई? कौटिल्य ने महानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों बिठाया था? क्योंकि महानंद के शासन में, महानंद तो ताकतवर शासक था, नंद क्या नाम था? हाँ सॉरी, क्षमा चाहूंगा, क्षमा क्षमा क्षमा, धनानंद बेटा हो जाता है वो थोड़ा सा। धनानंद को हटाने का, धनानंद तो कितना ताकतवर राजा था। आप सोचिए, राजा सिकंदर जो है धनानंद को देखकर तो डर गया था। बोलो हाँ है ना? अब देखा जाए तो एज ए स्टेट धनानंद तो बहुत ताकतवर राजा था, लेकिन कौटिल्य को पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां जनता प्रसन्न नहीं थी, राजा प्रसन्न था। राजा के कोष भरे हुए थे लेकिन जनता के कोष खाली थे। बोलो हाँ है ना? तो तभी कौटिल्य क्या लिखे हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। और यही बात किसमें दिख रही है आपको? रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में दिख रही है, कि राम एक व्यक्ति की, यानी कि बिल्कुल हाशिए पर पड़े व्यक्ति की बात सुनकर सबसे प्रिय अपने जीवन की उसको त्याग दे रहे हैं।
यहां मैं स्त्री पुरुष की, महिला पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। ये सोचो आप, कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि मैं सिर्फ वन पत्नी रखूंगा, बोलो हाँ है ना, और वो एक राजा, बात समझे बेटा, समझो बेटा, लड़कों को ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं। कोई ये कहे कि मेरे जीवन सिर्फ एक ही होगी और उसको कोई उठा के ले जा रहा है, तो बंदा उसके पीछे भागता है कि नहीं मैं लेकर आऊंगा। राम परेशान भी होते हैं, परेशान भी, उदास भी होते हैं, जामवंत जगाते भी हैं। जब पहले दिन राम रावण का युद्ध हुआ तो राम हार कर आए, रावण ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया राम को, खून वून बहा दिया, तो राम बड़े परेशान उदास होकर बैठे कि धिक है जीवन उद्धार प्रिया का हो ना सका। कौन बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं। तो जामवंत क्या बोलते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, और जब तक ना मिले सिद्धि युद्ध से दूर रहो रघुनंदन। फिर राम शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति मिलती है आगे ना, और शक्ति को पाने के लिए राम अपनी आंखों की भी आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। तो बेटा ऐसे नहीं मिलता, तब क्या बोलती है, माया प्रकट होती है, देवी प्रकट होती है, धन्य धन्य राम और जाओ तुम विजयी भव, आशीर्वाद मिलता है। राम अगले दिन जाके दशहरा बनता है, रावण का वध होता है। तो वो एक पुरुष, एक व्यक्ति जो राजा था और जाके अपनी पत्नी को छुड़ा के लाता है, कितनी प्रिय रही होगी। और वो एक बिल्कुल हाशिए पर पड़ा व्यक्ति धोबी के कहने पर अपनी प्रिय, आप बेटा यहां पर महिला पुरुष मत जोड़िए, आप सोचो कितना प्रेम करता होगा वो व्यक्ति एक पत्नी जिसके पास हो। नहीं तो उसमें तो राजा कहीं कहीं पत्नियां रखते थे। हमारे कृष्ण ने तो बताओ क्या माहौल बनाया था, बात सोचो कितनी पत्नियां थी कृष्ण की, हाँ की ना, सोच के भी कंफ्यूज हो जाए आदमी। वो बंदा एक रख रहा है ना, और उसका छोड़ दे रहा है। तो राम ने क्या उदाहरण दिया वो, कि हर व्यक्ति की सुनी जाएगी। आज तो बेटा तुम बोल के दिखा दो किसी के बारे में तो लोग मानने को कर। तो राम ने एक आदर्श, मैं यहां पे ये नहीं सोच रहा हूं कि राम ने सीता को छोड़ा, एक अलग विषय है, वो एक अलग डिबेट है। आप उस दौर में जाओ और जिसके लिए बहुत प्रिय हो, अंडरस्टैंड। तो राम ने एक उदाहरण पेश किया कि मेरे लिए हर प्रजा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हाशिए पर पड़ी हो। धोबी क्या है, धोबी प्रोफेशन आज भी क्या समाज में अच्छी तरह देखा जाता है, बोलो हाँ कि ना, एकदम हाशिए का व्यक्ति है। तो वो कह रहे हैं गांधी कि हमारे यहां तो राम राज्य था, यानी कि हर व्यक्ति को बोलने का जाती, राजा के ऊपर बोल दे रहे हैं, राजा की वाइफ के ऊपर कमेंट कर दे रहे हैं, और राजा अनुसंधान नहीं कर रहा, राजा सुनकर उस पर एक्शन भी ले रहा है। ये सोचो आप कितनी बड़ी ताकत थी। आज कोई बोल के दिखाए मोदी जी के बारे में, उतार दो उसकी, हाँ कि नहीं। मैं ऐसा कह नहीं रहा, मतलब एक बात है, कह देगा कोई, आज एक कांस्टेबल के बारे में कोई बोल के दिखा दे इस तरह की बात, वो तुड़ाई कर देगा पब्लिक की, बोलो हाँ कि ना। ये बात मैं कह रहा हूं। तो हमने कहा जी हमारे यहां तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमारे यहां फियर है ही नहीं, हम तो ये लेकर चल रहे हैं। राजा जनक का उदाहरण हमारे यहां पर है कि कुटी में रहते थे, शासन करते थे। तो हमने कहा नहीं, हमारे यहां पर नहीं, हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर चले, राम राज्य। लेकिन राम राज्य थोड़ा सा क्या हो गया, प्रैक्टिकल नहीं था। तब बेटा उन्होंने कहा सर्वोदय। एक्चुअली राम राज्य प्रैक्टिकल की बात नहीं, राम राज्य नहीं प्रैक्टिकल नहीं था, बात है कि लेकिन थोड़ा सा लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, क्या कहना चाह रहे हो, राम राज्य मतलब क्या है। तो तब वो गांधी ने कह दिया सर्वोदय का सिद्धांत। तो हमारा वेलफेयर स्टेट किस पर टिका है, सर्वोदय पर। और सर्वोदय का अर्थ क्या है, सब नहीं, सबका उदय, सब प्रकार से उदय, ऑल डेवलपमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ये दोनों टर्म जोड़ना है। सर्वोदय का मतलब क्या हुआ, सबका उदय, सबका विकास, यानी कि सबका डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, सब प्रकार से उदय, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, क्लियर। यानी कि पॉलिटिकली भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, इथिकल भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, क्लियर, हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, दैट इज सर्वोदय। इस सर्वोदय के सिद्धांत की बेटा पूर्ति करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो बेटा आपका डीपीएसपी, इसी वेलफेयर के लिए तो है, वेलफेयर के लिए क्या है आपका डीपीएसपी है, कि राज्य को डीपीएसपी के सिद्धांतों पर चलकर क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना है, बोलो हाँ या ना। और ये बेटा जो डीपीएसपी है इसके आइडियल क्या है, आइडियल है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बोलो हाँ या ना, क्लियर।
अब बेटा न्याय से क्या मतलब है, जस्टिस से क्या मतलब है? जस्टिस से मतलब सिंपल सा है बेटा, समाज के एक संतुलन को बना रहना, यानी कि जो सोसाइटी में एक संतुलन है वो संतुलन बना रहे, यही क्या है जस्टिस का मकसद है। नहीं सुनिए बात। लेकिन होता क्या है बेटा, जो ये बैलेंस होता है, जो समाज का एक संतुलन होता है, ये संतुलन क्या होता है, कई बार बेटा मानवीय इच्छाओं से असंतुष्ट यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है। मानवीय इच्छाएं इसको क्या कर देती है बेटा, असंतुलित कर देती हैं। नहीं समझ में आई बेटा बात, मैंने क्या बोला? मानवीय इच्छाएं, हर व्यक्ति क्या चाहता है, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास हो, दुनिया का सबसे बड़ा बंगला मेरे पास हो, दुनिया की सबसे सुंदर लाइफ मेरे पास हो। बोलो हाँ कि ना? हर कोई क्या चाहता है, और ये तो बेटा क्या करती है, मानवीय इच्छाएं क्या कर रही हैं? बोलो है ना भाई। ये बताओ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो 25,000 करोड़ का घर कैसा घर होगा। मैं तो गया नहीं उसके अंदर कभी। कितने का? 25,000 करोड़ का घर। यहां 2.5 करोड़ के घर में जाए तो उसमें हालत खराब हो जाती है। वो भी लगता है कि कोई घर है, हाँ कि नहीं? 2.5 करोड़ का, वो 25,000 करोड़ का। समझ रहे हो प्रिंस? 25,000 करोड़ मैटर करता है भाई, हाँ कि ना? यहां 25,000 महीने की सैलरी होती है लोगों की, नहीं क्या? 25 लाख महीने का बिजली का बिल। तो ये क्या बेटा, मानवीय इच्छाएं तो हैं, हाँ कि ना? सोने के लिए तो 6x6 ही चाहिए। कितना ही सुंदर घर हो, कितना ही सुंदर बेड हो, कितनी सुंदर डेडेस हो, हाँ कि ना? अगर ये शांति नहीं, नींद नहीं आने की, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं ना बेटा, कितना भी मशीनों पे चले जाओ कि मसाज कर दो, ये कर दो, स्पा चले जाओ, जब तक ये शांत नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। नहीं तो बेटा मैंने देखा है सड़क पर भी लोग भरी गर्मी में रिक्शा के ऊपर थैली खोलते हैं 20 रुपए वाली, लगाते हैं और नमक चाटते हैं, सो जाते हैं मस्त। कई बार तो ये होता है कि सुबह सुबह जो डीओजी होते हैं वो पानी विसर्जन करते हैं, तब उठते हैं। मैंने देखा है, आप मजाक मान रहे हो? मैंने आंखों से देखा है इस चीज को, हाँ कि नहीं? तो बेटा बात यह है, लेकिन मानवीय इच्छाएं हैं, तुम्हारी भी इच्छाएं हैं। ब्रांड का पहनूं, ब्रांड पहनूं, ब्रांड के शूज, ब्रांड के जीन्स, ब्रांड की टी शर्ट, हाँ कि नहीं? ब्रांड की शर्ट, ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड वॉच, उसके पीछे मर रहे हैं सब लोग। तो ये क्या हो रहा है? मानवीय इच्छा। क्योंकि बेटा रिसोर्सिस तो पूरे हैं, लेकिन मानवीय इच्छा रिसोर्सिस को क्या करती है? सेंट्रलाइज कर देती है। मुकेश अंबानी, अडानी कहीं और रिसोर्सिस नहीं लूटा उन्होंने, लूटना गलत शब्द है, कहीं और रिसोर्सिस से वो बंगला नहीं बनाया है, वो यहीं के रिसोर्सिस से बनाया है। बोलो हाँ कि ना? बोले बच्चों हाँ या ना? तो बेटा राज्य का कार्य यही है कि जो ये संतुलन बना था बना रहे, जो ये असंतुलन है ये खत्म हो। अब संतुलन बेटा कैसा संतुलन? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। बोलो हाँ या ना? सोसाइटी में जिसका ऊपरी स्टैंडर्ड है, ऊपरी तबका है, जो सोसाइटी में उस स्टेटस के कारण एंजॉय कर रहा है, वो चाहेगा कि उसका स्टेटस डाउन हो और जो उसका स्टेटस नीचे है वो ऊपर आए। नहीं बात सुनिए मैंने क्या बोला? नहीं सुनिए बात। बेटा संतुलन का मतलब केवल पैसा ही नहीं है ना, संतुलन का मतलब ये भी तो है भाई। जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और बेटा आपका इकोनॉमिकल जस्टिस। अब देखो बेटा सोसाइटी में जो बेटा ऊपर का तबका है वो चाहेगा कभी नीचे का तबका वहां पर पहुंचे, क्योंकि उसको क्या, मणिपुर में क्या हुआ है, मतई ने कहा कि हमको रिजर्वेशन दे दो, हमें ये स्टेटस दे दो, तो कुकी नागा लड़ गए। उनको क्यों लग रहा है कि मतई जैसे यहां पर आएंगे तो वो हम में शेयरिंग करेंगे, हम क्यों अपना शेयर दें? झगड़ा तो इसी बात का है। ये काम किसका है? अब स्टेट क्या कहेगा, क्यों नहीं मिलेगा भी बराबर का स्टेटस? तुम्हारा एक अधिकार है क्या राज्य के ऊपर कि तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे। तो राज्य क्या करेगा? जस्टिस बनाएगा। बोलो हाँ या ना?
अरे जो पॉलिटिकली है 15 साल से तुम ही बने रहोगे, तुम्हारी इच्छाएं हैं बनने की सीएम पीएम, और किसी की इच्छा नहीं है। भाई इतने लोग पॉलिटिक्स में लगे पड़े हैं, बिहार की बात करो, सेंटर की बात करो। अब मोदी ही जब बेटा 15 साल तक बने रहे, मान लो अगर 15 पीछे अगली बार फिर आ गए, आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आएंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो आप समझो बेटा कितने के पॉलिटिकल एम्बिशंस खत्म कर दिए लोग लगे हुए। भाई कोई भी व्यक्ति किसी करियर में जाता है तो किस लिए जाता है? अब कोई ये कहे जी मैं पीएम नहीं बनना चाहता, कोई ये कहे मैं सीएम नहीं बनना चाहता, तो समाज सेवा करो, बाबा आमटे बनो, अन्ना हजारे बनो, मेधा पाटकर बनो, बाबा निर्मल करोड़ी बनो, क्या वो करोड़ी बाबा बनो, है नहीं क्या नाम क्या बोलते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो मदर टेरेसा बनो, अगर समाज सेवा ही करनी। पॉलिटिक्स में क्यों हो? एम्बिशंस हैं तभी पॉलिटिक्स में हो, हाँ कि ना? अब कोई बेटा भगवा पहन, मतलब मैं बोलना चाहिए, तब भी तो बेटा तुम सुविधाएं ले रहे हो ना, सुविधाएं तो पूरी मिल रही है ना, उस कपड़े ही तो बदला है, बाकी तो सब एंजॉय कर रहे हो ना। वही फॉर्च्यूनर उससे बड़ी बड़ी गाड़ी है ना, लैंड वो वाली गाड़ी में घूम रहे हो, ब्लैक गॉगल लगा के तुम घूम रहे हो, हाथ में फोन तुम्हारे एप्पल है, और क्या चाहिए भाई? मैं तैयार हूं भगवा पहनने के लिए, संन्यास लेने के लिए, मुझे बनाओ यूपी का या बिहार का कहीं का। कौन तुम्हें तैयार नहीं होगा बताओ जरा? नहीं हो तैयार? सब हो जाएंगे भाई, सब हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं होंगे बेटा, तुम नहीं होंगी, जो बेटा आप भी हो जाओगे ना तैयार। अगर तुम्हें सीएम बनाया जाए बिहार का और कहा जाए कि आजीवन भगवा पहनना, पहन लोगी? मैं तो तैयार हूं भाई, है ना? सब तैयार है, नहीं है? किसको नहीं चाहिए भाई वो रुतबा, ये दौलत, ये शोहरत, ये रुतबा किसको नहीं चाहिए? दिखाने में हम करेंगे, हम कुर्ता में पहनेंगे, अब पहनती है नेता। लेकिन जब उनकी एक बार जाके फैसिलिटीज देखो, जहां वो रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे, तुम कहोगे यार यही जीवन है, यही जीवन है। ठीक है ना? हम तो खामे खामे ये मुरमुरे चबा रहे हैं, खामा खामे, है नहीं? चलिए उसी को संघर्ष कर रहे हो तुम लोग। बोलो, मैं पूछूं, बच्चे मुझे इंटरव्यू में बोलते हैं सर समाज सेवा करना चाहता हूं मैं। ठीक है, अगर तुम्हें सरकार ये कहे कि 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, पैदल ऑफिस जाना, पैदल से आना, और सैलरी भी नहीं मिलेगी, बस 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, करोगे? नहीं। काहे को कह रहे हो समाज सेवा? बी प्रैक्टिकल, है ना? बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ठीक बात करो, हाँ कि नहीं? अब बेटा जो पॉलिटिकली बंदा एंजॉय कर रहा है, पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर रहा है, वो चाहेगा दूसरा बंदा वहां पर पहुंचे? भाई ये तो सत्ता का तो सुख है ना, तो टेंशन है, लेकिन बेटा सुख भी तो है, वो नहीं चाहता। और बेटा इकोनॉमिकल वही बात है, तो सोसाइटी क्या करेगी, राज्य क्या करेगा? ये एस्टेब्लिशमेंट करेगा। कैसे? आर्टिकल 39 से क्या किया? आर्टिकल 30 इकोनॉमिकल जस्टिस स्टैब्लिश किया। क्या बोला? आर्टिकल 39 से इकोनॉमिकल जस्टिस स्टैब्लिश किया। क्या बोला? कि राज्य के जो रिसोर्सेज हैं, स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, वो सब में इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर कहीं उसका सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया तो राज्य क्या करेगा? उसको टैक्सेशन करके क्या करेगा? दोबारा से बैलेंस करेगा। ये आर्टिकल 39 में 6 क्लोज हैं, 6 में यही बात लिखी है कि पहले तो बात क्या, राज्य के रिसोर्सेज, स्टेट के रिसोर्सेज सबके रिसोर्सेज हैं, स्टेट के रिसोर्सेज सबके रिसोर्सेज हैं। और मान लो किसी ने, देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, योग्यता भी हो सकती है, चालाकी भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। जरूरी नहीं कि हम पूंजीपति को ये समझे वो चालाकी है, योग्यता से भी तो पैसे वाले बनते हैं लोग। भाई मान लो उसने कोई अच्छा सुंदर सा ऐप बना दिया, दिमाग लगा 3 साल से काम कर रहा था बंदा, ऐप बना दिया और वो ऐप इतना हाईलाइटेड हो गया, कमाया उसने दबा के, तो ये तो योग्यता है। इसमें चालाकी क्या है? हाँ, चालाकी तो वो है कि मजदूर ने काम किया 100 रुपए का, बदले में उसको 10 रुपया दिया, 90 रुपये में पास में रख लिया, ये चालाकी है। यह टमाटर हुए 140 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, किसी ने स्टोर कर लिए कि जब और महंगा हो जाएगा तो उसने खरीदे 100 रुपए में, जब 200 हो गया तब बेचा, तो उसने वो क्या किया? वो चालाकी है, वो योग्यता नहीं है। बोलो हाँ या ना? नहीं बात समझ आ रही है? लेकिन किसी ने टमाटर पे मेहनत करी, खेती करी, इतना स्वादिष्ट टमाटर बनाया, अच्छा टमाटर बनाया, और फिर मार्केट में दिया कि भाई 250 रुपए किलो है, क्योंकि मेरा टमाटर इस क्वालिटी का है, तो वो तो उसकी योग्यता, उसने चालाकी थोड़ी ना है, हाँ कि ना? वो चालाकी है कि जो टमाटर को स्टोर कर लिया। गेट माई पॉइंट?
तो बेटा दोनों से लोग बनते हैं, योग्यता से बनते हैं, चालाकी से भी बनते हैं, ठीक। तो लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, उससे पैसा ही जगह सेंट्रलाइज हो गया। अब जिसने 250 रुपए किलो टमाटर बेचा तो गरीब व्यक्ति तो अपना दाल तड़का नहीं लगा पा रहा, बस प्याज लहसुन में काम चला रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो उसके हिसाब से गलत है। तो स्टेट यहां पर क्या करेगा, तूने 250 कमाया है ना, तो एक काम कर 40% टैक्स दे। अच्छा तूने 200 कमाया 30% दे। अच्छा तूने 150 कमाया तो 20% दे। तूने कुछ नहीं कमाया कोई बात नहीं, तो 0 बड़ा सन्नाटा मेरे, करा नहीं करा। तो ये आर्टिकल 39 से। तो बेटा अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इकोनॉमिकल जस्टिस को स्टैब्लिश करता है तो वो कौन करता है, आपका आर्टिकल 39। सोशल जस्टिस है या नहीं, जब आप देखते हैं बेटा क्या आर्टिकल 15 जैसे प्रोविजन, आर्टिकल 14 जैसे प्रोविजन ये क्या कर रहे हैं कि भारत में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, देयर इज नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बोलो है ना कि भारत में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये सामाजिक न्याय तो एस्टैब्लिश कर रहा है, सोशल जस्टिस सब इक्वल हैं, हाँ कि ना। फिर बेटा पॉलिटिकल जस्टिस, भाई पॉलिटिकल जस्टिस दो ही चीजों से होगा, एक तो सभी को वोटिंग राइट मिल जाए और वोटिंग राइट मिलने के साथ चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाए। बोलो हाँ या ना, सबको है। भाई मैं मानता हूं कि आज चुनाव लड़ना करोड़पति और अपतियों का काम है, लेकिन फिर भी आपके यहां एग्जाम्पल हैं, फिर भी आपके यहां पे एग्जाम्पल है कि कुछ गरीब घर के लोग भी आ रहे हैं। बोलो हाँ या नहीं है। मैं देखता हूं एक दो कई मंत्री ऐसे हैं, एक मुझे हुकुम सिंह यादव करके थे, शायद बिहार के थे, हाँ बिहार के थे। देखो कोई बहुत बड़े रिच फैमिली से थोड़ी ना थे, बहुत से। एक और थे मुनि टाइप के लगते थे, वो उनका तो झोपड़ी में ही रहते थे और जो पब्लिक हैंडपंप होता है उसमें स्नान करते थे और जो एमपी बनने के बाद उनको सैलरी मिलती थी वो भी दान कर देते थे। मैं नाम भूल गया, सारंगी करके उनको फिर अवार्ड भी मिला था। हाँ मैं नाम सारंगी कुछ ऐसा नाम, हाँ सारंगी नाम था। वो मतलब एमपी बनने के बाद उसी झोपड़ी में रहते थे। गाड़ी बाहर खड़ी है, आ रहे हैं पब्लिक हैंडपंप में, उस पर बैठ रहे हैं, वो ड्राइवर उनका खींच रहा है, उससे नहा रहे हैं, पैसा जितना मिला सब दान कर दिया गांव को। हैं ऐसे लोग भी, ऐसे लोग भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि भाई चलो मैं कहता हूं कि नहीं है, लेकिन पोस्ट तो रहे ना ऐसे लोग। राजा के सिस्टम में तो नहीं जा सकते थे ऐसे लोग, अगर मुनहर की होती वहां तो चाहे बेवकूफ हो बेटा वही बनता। भाई तीन, अब यही तो संघर्ष है कि मेरे परनाना पीएम थे, मेरी दादी पीएम थी, मेरे पापा पीएम थे, मेरी मम्मी इनडायरेक्ट पीएम थी, तो मैं ही बनूंगा। ये क्या बात हुई। लेकिन राजतंत्र होता तो निश्चित था यही बनना था। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि सर्वाधिकार है, पारिवारिक अधिकार है हाँ कि ना। ये मैं पढ़ाऊंगा बेटा। पॉलिटिकल पार्टी क्या वाकई में डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवारवाद, ये तो कॉर्पोरेट की तरह से चल रही है ना। वो भी हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है बेटा, ये हो आपका ओके। तो ये बेटा सोशल, तो ये जस्टिस की बात। अगला बेटा वर्ड क्या है आपका, स्वतंत्रता, लिबर्टी। बेटा लिबर्टी, स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं इसके दो वर्ड हैं, लिबर्टी और फ्रीडम। बेटा लिबर्टी आर्टिकल 21 में, फ्रीडम आर्टिकल 19 में। फ्रीडम का अर्थ है विद द प्रोहिबिशंस, विद द लिमिटेशंस, यानी कि प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंधों के साथ। जैसे आप आर्टिकल 19 में देखेंगे, आर्टिकल 19(1)(a) से लेके आर्टिकल 19(1)(g) तक देख रहे हो ना। बोलो बोलो बच्चों हाँ या ना। तो वहीं बेटा उस पर क्या है, आपके प्रतिबंध भी हैं 19(2) से लेके 19(6) तक। बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों हाँ या ना। जहां आपको कहा बोलने का अधिकार, लेकिन 19(2) में क्या बोल दिया, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना। बच्चों बोलो हाँ कि ना। कि आप राष्ट्र की एकता, अखंडता, नैतिकता, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, मित्रवत संबंध, न्यायालय की अवमानना, संसद, सब लिखा है। तो प्रतिबंध दे दिए, पूरी रिस्ट्रिक्शंस दे दिए। बोलो हाँ कि ना। तो जहां ये अधिकार दिया वहीं इस पर प्रतिबंध भी दिया, तो ये है फ्रीडम। जबकि लिबर्टी क्या कहती है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। बोलो हाँ कि ना।
कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। मुझे ये बताओ, क्या आर्टिकल 21 में कोई प्रतिबंध है? कहीं लिखा है? आर्टिकल 21 में कोई प्रतिबंध नहीं लिखा, सिर्फ 21 लिखा है। हाँ या ना? तो लिबर्टी, जहां पर कोई भी लिमिटेशंस ना हो, जहां पर कोई प्रोहिबिशंस ना हो, जहां पर कोई प्रतिबंध ना हो, उसको कहते हैं लिबर्टी। क्लियर? फ्रीडम, फ्रीडम प्रतिबंधों के साथ आजादी, और लिबर्टी प्रतिबंधों के अभाव में आजादी। बोलो हाँ या ना? लेकिन इसको भी समझ लीजिएगा, आपके ऊपर आ जाता हूं। मुझे जीवन, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन मुझे कैसे जीना है, ये आर्टिकल 21 में आएगा या आर्टिकल 19 में आएगा? 19 में आएगा। अरे जीने के अधिकार में आएगा, राइट टू लाइफ में आएगा। मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, कौन सा अधिकार है? 21। मुझे ड्रिंक करनी है या नहीं करनी है, कौन सा अधिकार है? 21। लेकिन राज्य से प्रतिबंध लगा दे रहा है, फिर 21 रहा कहां? लीकर बैन हुआ तो लीकर बैन 21 का उल्लंघन है या नहीं? तो किसी भी स्टेट में हुआ। भाई मुझे बताओ, तुम बेटा बिहार के 10, 12, 15 करोड़ लोग हो, इनके साथ तो छीन लिया ना जीने का अधिकार। क्यों? मैं अगर घर में पी रहा हूं, आप कह दो सड़क पे तो कहीं पीना अलाउ नहीं है, सड़क पर पीना तो कहीं भी अलाउ नहीं है। दूसरी लाइफ को क्यों डिफेक्ट कर रहा है? मैं पी रहा हूं, पी के सो जा रहा हूं, क्या दिक्कत है? भाई पी के हंगामा कोई बिना पिए भी करे, पीकर भी करे तो भी गलत है। भाई कोई सड़क पे गाली गलोच करता है और पी नहीं रखी तो सही है। हाँ है ना? घर में कोई अपनी वाइफ को या पत्नी अपने पति को मार रही है बगैर पिए तो वो सही है? नहीं ना? पी के भी लोग मार रहे हैं, बगैर पिए भी मार रहे हैं। क्या हिंसा होनी बंद हो गई? क्या पत्नियों ने पति को पीटना बंद कर दिया घरों में? मैं तो भैया वैसे ही बोलता हूं, क्योंकि मैं तो भैया देख चुका हूं बहुत सारे उदाहरण। कभी दिल्ली आना और दिल्ली में वीमेन सेल में आना, कभी मैं जाके मिलकर आना, नानकपुरा में है, वहां बेटा ऐसे केस आने लगे हैं कि पत्नी ने पति को पीटा और पति के पास कोई अधिकार नहीं है। तो बेटा दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट एसोसिएशन बन गई हैं, अब ग्रुप बन गए हैं, पतियों के ग्रुप। तो हम बेचारे जाके मतलब रोना रोते हैं, आज मुझे ऐसे ऐसे मारा। चलिए, तो आने वाले समय बेटा इस पर भी कुछ ना कुछ एक्शंस होंगे, क्योंकि कोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 केस में बोला है।